पहले 3 लेक्चर्स में और चौथा लेक्चर जो आपका लास्ट वीक में हुआ उसको भी मिला है, तो उसमें भी कोई इशू आता तो बता रहे हैं। जो एंड वाली चीजें है ना, ट्रैकिंग सिग्नल है और मीन एवरी डेविएशन है, उसको जरा दोबारा बताओ। अच्छा, इसके बाद लेक्चर के एंड पे देख लेते हैं। उसमें वैसे उसकी कैलकुलेशंस नहीं है, वो सिर्फ आपको मैंने एक फार्मूला बताया कि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और ट्रैकिंग सिग्नल आपका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस का मतलब क्या, किस तरह की इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि आपने -1 और +1 के बीच में रहना है। जिस तरह से आप टॉलरेंस होती है ना एक आपकी कि -5% +5%, इस तरह से जो आपका ट्रैकिंग सिग्नल है उसकी टॉलरेंस है, जितना वो 0 के करीब होगा उतना आपका एरर कम है। अगर माइनस साइड पे है तो आप कम कर रहे हैं, ज़्यादा पे है तो ज़्यादा फोरकास्ट कर रहे हैं जरूरत से, तो वो उसको इंडिकेट करता है कि कितने टाइम्स आप उससे डिविएट कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। और 1 से ज़्यादा जाता है तो दैट मीन्स कि आपको उसको रीएडजस्ट करने की विद इन 1 परमिसिबल लिमिट, जिस तरह से आपकी टॉलरेंस होती है, ये वो इंडिकेट करता है। एमएटी या उसका फॉर्मूला है कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो ऐसे आपको फॉर्मूले में समझ नहीं आएगी जब तक आप उसमें डाटा इनपुट ना करें। और वो डाटा जो है वो आपका आएगा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और वो लीनियर रिग्रेशन से ज़्यादा जो आता है, इसमें से भी आ जाता है वैसे, लेकिन यह कि उसका सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि मीन एवरी डेविएशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। स्टैटिस्टिक्स में आपके एक जनरल मॉडल है, इसलिए उसको सिर्फ इसी हद तक टच करना था, मजीद आपने डिटेल में देखना तो नहीं है। जो रिग्रेशन के मॉडल है उसमें इसमें लीनियर यूज होता है या एक्सपोनेंशियल मॉडल है? एक्सपोनेंशियल भी होता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी है, सीजनैलिटी भी डाली जाती है, ट्रेंड भी डाला जाता है। अगर आपको सिर्फ फोरकास्टिंग का चैप्टर देखना है तो मैं आपको बुक का लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप उसमें फोरकास्टिंग का चैप्टर है, वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। फर्दर इन डिटेल देखना है तो pdfdrive.net पे जाएं, उस पर फोरकास्टिंग आप लिखेंगे तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, पूरी बुक्स भी मिल जाएंगी फोरकास्टिंग पे। कि अगर एक कंपनी है तो उसको फॉरेन से ऑर्डर आता है कि हमें ना इतने मतलब इतने प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब फर्स्ट ये पैन है उसको इतने पैन चाहिए, ठीक तो है। अगर इसके मटेरियल के लिए वो मतलब फोरकास्ट करती है कितना मटेरियल लगेगा, इन्वेंटरी में कितना रखना पड़ेगा, तो ये फोरकास्ट में ही आएगा या ये प्लानिंग में आता है? देखिए दोनों चीजें हैं, पहले तो उन्होंने प्लान करना है कि हम अप्रोक्सीमेटली कितनी हमारी कैपेसिटी क्या है, उसके लिए फिर उन्होंने ऑर्डर्स लेने हैं। अब ये नहीं होगा कि उन्हें आज ऑर्डर आता है तो अब वो रॉ मटेरियल्स के पीछे भागना शुरू करेंगे। एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी उन्होंने डिसाइड की होती है कि रॉ मटेरियल्स इतना इतना, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपने ऑब्जर्व करना होता है और उसको फॉलो करना होता है। तो डिविएट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, रेस्टोरेंट चेंज हो जाती हैं और जगह हो जाती हैं, आप जाते हैं चीज़ नहीं ना मिल रही, आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। क्यों होते हैं? कोई भी शॉप वाला या कोई भी आप कह लें कि प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या वो चाहेगा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो? तो लॉस सेल्स में चला जाता है ना, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो एक्यूरेट नहीं हो सकता 100%, या स्टॉक्स जनरेट होंगे या आउट ऑफ स्टॉक होगा, दोनों में से एक चीज होगी। आप हर चीज परफेक्टली कहेंगे 100 to 100, हमने डिज्नी की एग्जांपल ली कि उस पे इतनी ज्यादा वो वर्किंग करते हैं, सर्वे से लेके हर काम करके, उसके बावजूद उनकी फोरकास्ट 3 to 5% डिफर करती है उससे एक्चुअल से। तो वो जो 3 to 5% का डिफरेंस है वो या तो आउट ऑफ स्टॉक की सूरत में आएगा या ओवर स्टॉकिंग की सूरत में, लॉस्ट कैपेसिटी में आएगा, ठीक है, या फिर वेस्टेज ऑफ कैपेसिटी में आएगा। दोनों में से एक काम होना ही होना है, लेकिन यह कि उसकी रेशो क्या है। अभी हमने एक एक्सरसाइज की थी ट्रेनिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि शुरू से आपको रिसोर्स एलोकेट करके और इस तरह से कि जी वीक 1 है, फिर वीक 2 और वीक 3 में एक अनफोर्सीन काम हो गया कि ये प्रोडक्ट नहीं बन सकी, एक उसका पार्ट, जैसे हमने भी वीकली शेड्यूल्स देखे थे। अब उसमें से अगर एक पार्ट नहीं आएगा तो ओवरऑल आपका शेड्यूल अफेक्ट होगा ना, इसलिए उसके लिए आप लीड टाइम्स रख लेते हैं, फर्दर सेफ्टी नेट्स रख लेते हैं, सेफ्टी मार्जिन रख लेते हैं। दूसरी सूरत क्या होगी तो उतना डिले आएगा प्रोजेक्ट में, उतनी उसकी कॉस्ट एस्केलेट कर देगी, उसको भी फिर चेक किया जाता है। वो जब प्रोजेक्ट एस्केलेशन कॉस्ट चेक की तो वो लेस देन 3%, तो ऑल्दो इट वाज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन बट इट वाज अंडर द कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी आपकी तकरीबन 3% रखी जाती है प्रोजेक्ट में,
तो विद इन कंटीजेंसी रेंज है तो इट्स नॉट एन इशू, उससे भी ज़्यादा डिफर कर सकती है, लेकिन वो टूल्स जो आपको इक्विप करते हैं इन टूल्स के साथ, उनका मकसद ये होता है कि वो ना हो, कि डेविएशन मिनिमम हो। डेविएशन होना इतना बड़ा इशू नहीं है, बात यह है कि उसका मार्जिन कितना है, आपके पास अवेलेबल मार्जिन कितना और विद इन दैट लिमिट है कि नहीं है। अगर आउट ऑफ स्टॉक से कोई इशू ना होता तो फिर इन्वेंट्री कैरी करने की जरूरत ही ना पड़ती। इन्वेंट्रीज कैरी इसलिए करते हैं कि इम्पैक्ट आता है आउट ऑफ स्टॉक का, कितना आता है वो आप बियर कर सकते हैं कि नहीं, कुछ चीजों में कर भी सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। नाउ दिस इज हाउ यू क्लासिफाई, ये इन्वेंट्री क्लासिफिकेशंस में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन कई तरह की, हम सिर्फ एबीसी करते हैं, आपको प्रेटो पढ़ाई होगी और साथ एबीसी पढ़ाई होगी। उसके अलावा आपको मैंने बताया था वेड भी होता, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। अब उस पर भी आपने देखना है कि कौन सी आइटम्स आपकी वाइटल है। इस तरह से आप हर चीज को फर्दर कैटेगराइज करते हैं, इनके बगैर नहीं है गुजारा। इसको रेलवे के पर्सपेक्टिव में देखा जाए फोरकास्टिंग, तो हेड मतलब हमारा एंड प्रोडक्ट तो हमारी ट्रेन है, आगे लोकोमोटिव है, पीछे कोचेज है। अब हेडक्वार्टर ने फिक्स किया हुआ है कि इतनी ड्यूरेशन के बाद इन कोचेज ने उतरना है और इन्होंने जाना है वर्कशॉप में। तो मतलब आपके पास जो डिमांड है वो तो एक कांस्टेंट डिमांड है, मतलब हेडक्वार्टर ने पहले डिसाइड किया हुआ है कि इतनी कोचेज से उतर के जाना है, वर्कशॉप में उनकी ओवरऑलिंग होगी, फिर वो वापस सिस्टम में है। ठीक है, तो वर्कशॉप में फोरकास्टिंग तो फिर उस तरह नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि इतनी कोचेज आने नहीं आना है, उनकी ओवरऑलिंग उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कुछ डिरेलमेंट हो गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई है किसी में, ठीक है, कुछ वक्त से पहले जो है वो लाइन से आउट हो गई है किसी भी वजह से, वो अनफोर्सीन होगा आपका, किसी वजह से आप ठीक नहीं कर पाए, एक महीना वर्किंग नहीं हो सकी, मटेरियल नहीं था, वर्कर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। आपका एक ट्रैवर्सर जो है जो मूव कर रहा होता है वो खराब हो गया, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें, क्या करेंगे फिर, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास पहले एक्स्ट्रा कोचेज वर्कशॉप में पड़ी हो, ताकि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो सप्लाई कर दो। अगेन इट डिपेंड्स के मैंने आपको पिछले लेक्चर या उससे पिछले लेक्चर में बताया था कि टोयोटा का प्लांट बंद रहा था, सप्लाई चेन डिसरप्शंस में कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ ना, तो क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी? आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से या सप्लाई चेन डिसरप्शन से मिलियंस का और इवन बिलियंस का भी लॉस होता है कंपनीज का, तो ये चीजें इनएविटेबल है, ये होता है, सारा कुछ होता है इसमें। अब टोयोटा अभी भी जस्ट इन टाइम पे वो कहते हैं कि जी हमें अगर $200 मिलियन का लॉस भी हो गया तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है, हमने अपना मॉडल नहीं चेंज करना। अगर यहाँ पे होता तो आप सबसे पहले क्या करते, एक इंक्वायरी बोर्ड बैठता, फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जनरेट होती, फिर उसके बाद आप कहते जी पूरा मॉडल रिवाइज करें। दीज थिंग्स हैपन इन एक्सीलेंटली डिजाइंड सिस्टम्स, दीज थिंग्स हैपन। जब मैं यूरोप गया तो वहां पे एक बॉम्ब डिफ्यूज करना था उन्होंने बर्लिन में, उस बॉम्ब की वजह से 3 कनेक्टिंग ट्रेन थी मेरी, नेक्स्ट ट्रेन मिस हो गई, लेट हो गई, यूरोप में ट्रेन लेट हो गई, जो कि हम कहते हैं हो ही नहीं सकता, लेट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगले जब हम स्टेशन पे गए हैनोवर, वहां पे उसने स्टेशन मैनेजर के पास के उसको कहा हमारी ट्रेन तो जा चुकी है, तथा आज कोई और ट्रेन नहीं है और आपको 3 या 4 ट्रेनें बदलनी पड़ेंगी, फिर आप आज ही जा सकते हैं, नहीं तो आप कल जा सकते हैं। एंड ही डिसाइडेड ऑन आवर बिहाफ कि ये बाहर के लोग हैं, ये डिसीजन भी नहीं ले सकते, इन्हें नहीं समझ आनी बात, कितनी देर में उसने टिकट्स निकाली और उसने कहा कि यू आर 7 मिनट्स टू रीच योर डिजायर्ड प्लेटफॉर्म, नहीं तो आज रात इधर ही है, वेट करनी पड़नी थी। वहां से हम भागे तो स्टेशन पे गए, उस प्लेटफॉर्म पे देखा तो वहां पे जो ट्रेन खड़ी थी उसकी लाइन पे बंद, वो खड़ी हुई, फिर एक खातून वहां पे ट्रेन यूनिफॉर्म में थी, तो उसने कहा वो ये वाली ट्रेन है जा रही है, उसके बिल्कुल साथ ही प्लेटफॉर्म का दूसरा उस पर जा रही, प्लेटफॉर्म गलत लिखा हुआ है।
इन द फर्स्ट वर्ल्ड। वहां पे हमने उस ट्रेन में, खैर वो दरवाजे बंद हो रहे थे, वो बटन दबाया खुल गया तो हम उसमें एंटर हुए, वरना वो भी मिस हो जाता। उससे अगली ट्रेन भी लेट थी, और उससे नेक्स्ट वाली जो थी वो रास्ते में एक जगह जाके खड़ी हो गई। मैं चल पड़ेगी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इतनी देर में एक ट्रेन का स्टाफ आया, उसने कहा कि आप लोग बाहर चलें और बाहर बस खड़ी है उसमें बैठे। उस बस में हम बैठ गए और उस बस के रास्ते में कोई तकरीबन 12 के करीब इशारे आए जो सारे खुले हुए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 12 के 12 इशारे खुले हों, वो कनेक्टेड थे लाजमी सिस्टम के साथ। और फिर हमने नेक्स्ट जो कनेक्टिंग ट्रेन थी फिर वो पकड़ी। लेसन क्या है? इमरजेंसीज होती हैं, गलतियां होती हैं, सिस्टम फॉल्ट्स हैं, पूरी दुनिया में है, बट हाउ यू हैंडल दैट, उसका कंटीजेंसी प्लान क्या है आपके पास, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। एक दफा मैं सिर्फ यानी कि वहां पे जब ट्रैवल किया तो ये एक दफा का बता रहा हूँ आपको, तो एक ही दफा मैंने ट्रैवल किया और एक ही दफा का ये एक्सपीरियंस है मेरा। अगर वहां पे हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं। फ्रांस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2014 में, इंडियन साइज गलत था जिसकी वजह से बिलियंस का लॉस हुआ। जिस भी वजह से था, डिजाइन में था, समझने में था, यूनिट प्रॉब्लम थी। आपने जापान से करवाना है, मे बी वो मैट्रिक यूनिट में, ब्रिटिश यूनिट्स में बता रहे हैं, व्हाटसोएवर द रीजन वाज, इसमें नहीं मैं जा रहा, बट द प्रॉब्लम इज कि दीस थिंग्स हैपन। ये कोई होनी बातें नहीं है, सप्लाई चेन फेलियर्स होते हैं, डिस्ट्रप्शंस आती हैं, लेकिन आपने उसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। अब आपको अगर बेसलाइन कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आपने मैनेज क्या करना है। पहली बात तो यह कि आपको पता हो कि हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड व्हाट आर द टेक्निक्स दैट कैन बी अडॉप्टेड मैनेज दैम। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है टू इक्विप यू विद ऑल दीज टूल्स टू हैंडल एनी अनफोर्सीन इवेंट। आर्मी की आपकी तैयारी होती है, वो हर वक्त हालत जंग में क्यों होते हैं। आप इमरजेंसी बेसिकली एक अनफोर्सीन है कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, उस अनफोर्सीन के लिए आपकी तैयारी है। तो यहाँ पे आपने एक रूटीन ऑपरेशन है और फिर एक अनफोर्सीन भी है। You have to prepare for the unforeseen as well. That is part of life. आप में से कौन कौन सा बंदा सरकारी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा? मैं खुद फास्ट से पढ़ा हूँ। फास्ट में आपका पेपर कभी भी बुक से नहीं आता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो अंडरस्टूड बात है कि बुक से पेपर आना ही नहीं है, और कौन सी बुक से आना है ये भी नहीं पता। 10 बुक्स तो उन्होंने रेफरेंस में डाली होती थी कि ये हैं, और उनमें से भी पता नहीं कोई एक सवाल किसी में से होगा या नहीं होगा, ये आपको कोई नहीं पता। तो ये चीज है कि ये जो है ना कि जनाब हमें सिलेबस बता दें, हमें ये बता दें, इट्स अबाउट द टॉपिक्स। आपको कॉन्सेप्ट, एक बेसलाइन कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। कुछ चीजें आज वैसे मैं आपको जनरली बता दूं कि ये ओवरऑल आपकी हर फील्ड में अप्लाई कर होती हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, और दे विल हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल। एक आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके साथ साथ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो बेसिक्स आपके, ये 5-6 मैनेजमेंट के जो बेसिक फील्ड्स हैं, ये लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हर फील्ड पे आगे अप्लाई होती हैं। और खासतौर पे जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तो आपको कम से कम बेसिक्स पता होनी चाहिए कि हाउ द सिस्टम वर्क्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ये ट्रांसपोर्टेशन और है, इसको मिक्स नहीं करना। ये ट्रैफिक वालों की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये अब बात हो रही है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन।
सबसे पहली बात लोकेशन, हाउ टू डिसाइड अ लोकेशन। कोई वेयर हाउस बनाना है, कोई स्टेशन बनाना है, ML1 की बात कर लेते हैं। ML1 कहाँ पे बनेगी, कैसे डिसीजन होगा, कौन करेगा डिसीजन? कोई कहता है जी बलूचिस्तान से गुजार दें, कोई कहता है जी इधर से गुजार दें, आप पंजाब से गुजरनी चाहिए, कोई कहता है ये वाला रूट अडॉप्ट कर लें, कोई कहता है कि जनाब इसको ऐसे जिगजैग करके बनाया जा रहा है, कोई कहता है जी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए थी। तो कैसे डिसाइड होगा? ट्रैफिक मालूम करें और ट्रैफिक के मुताबिक आप डिजाइन करेंगे, उसकी कैपेसिटी भी और रूट भी। लोकेशन दूसरे लफ्जों में, आपने अगर 1800 किलोमीटर पे इन्वेस्ट करना है तो उसकी लोकेशन आप डिसाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिमांड और रिक्वायरमेंट्स और फिजिबिलिटी। खाली डिमांड पे नहीं रह सकते, फिजिबिलिटी भी जरूरी है। लेट्स से कि आपका पूरा पाकिस्तान ऊपर हुंजा और उस साइड पे लाए करता हो, वहां पे क्या रेल लिंक फिजिबल होगा आपके लिए? करंट सिनेरियो, आपकी लोकेशन मैटर कर रही है आपकी डिमांड से। और आपके ये जितने स्टेशंस बने, ये रेलवेज का एक्चुअल मैप है। आपके स्टेशंस और ये जितने बने था तमाम के तमाम लोकेशंस जो डिसाइड और आइडेंटिफाई की गई उसके मुताबिक की गई। या तो वो स्ट्रेटेजिक थी क्योंकि मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूटिलाइज होता है, और इसको आप MOD लाइंस भी बोलते हैं, कुछ जो फ्रंट लाइन पे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाइंस भी बोलते हैं। तो अगर आपका ब्रिटिश जो है वो हुकूमत करके गया, किस बेस पे करके गया है? रेलवेज के सर पे मैस मूवमेंट, और वो मैस मूवमेंट आपकी लोकेशन पे डिपेंड करती थी कि कहाँ कहाँ पे आप लोकेट करते हैं। अब आपके स्टोर्स कहाँ कहाँ पे हैं? पिंडी, लाहौर और कराची, 3 मेन है। 3 भी नहीं बल्कि 2 मेन है, फिर पिंडी वाला भी जो है वो इतना बड़ा स्टोर नहीं है, CFI में भी है और CDL के साथ भी है। अब लाहौर और कराची में उनको लोकेट करने की क्या वजह थी? वाई लाहौर एंड वाई कराची? कराची में पोर्ट है, बिल्कुल। मोस्टली सर वो ओरिजिनेट वहां से ज्यादातर ट्रेन होती, कराची से ज्यादातर ट्रेन ओरिजिनेट होती। ये रीजन नहीं था। कराची में आपकी पोर्ट है, आपने मटेरियल क्लियर भी करवाना है, वहां पे स्टोर भी करना है, आगे डिस्पैच करना है, और आपकी रिक्वायरमेंट वहीं पे थी, इसलिए मेजर उसका फंक्शन पोर्ट से एसोसिएटेड था इस वजह से। और लाहौर में क्यों है? हेडक्वार्टर का क्या बात होता है? हेडक्वार्टर का कोई रोल नहीं, सेंट्रल लोकेशन है। और उसके अलावा वर्कशॉप्स उसके साथ सारी लोकेट करती है। आपकी मेजर वर्किंग सारी वर्कशॉप से। अभी भी स्क्रैप जो जनरेट होता है आपका तकरीबन 50 से 100 गाड़ी, 80 से 100 गाड़ी वीकली वहां से निकलती है स्क्रैप। तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी? इतना अगर स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो वहां पे मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा? क्योंकि वर्कशॉप्स यहाँ पे आपकी मेजर वर्कशॉप सारी यहाँ पे थी, तो इसलिए उसके साथ ही स्टोर्स भी एसोसिएट कर रहा था जी। उसके अलावा कोई रीजन है? ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती थी? ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट नहीं, मटेरियल वाली रेल के थ्रू कैसे? एक दौर था आपकी 2 ट्रेनें चलती थी, नॉर्थ और साउथ में, 2 ट्रेन बोलते थे, और वो अलोंग द वे सबको मटेरियल सप्लाई करते थे। 1 माह या 2 माह बाद एक ट्रेन ने चलना होता था, वो मटेरियल स्टेशन टू स्टेशन प्रोवाइड करती जाती। फिर उसको एलिमिनेट कर दिया गया और मेरे और आप जैसे लोग कहते हैं कि जनाब
ये क्या इन्होंने किया? पहले तो चलती थी, मटेरियल मिल जाता था, अब एक एक बंदे दो दो बंदे भेजते हैं, उसकी क्या वजह? क्या वजह? पहले जो चलती थी वो सर डेडिकेटेड इसकी मटेरियल के लिए, डेडिकेटेड मटेरियल तो सर वो उसमें हमारा और वापसी पे स्क्रैप भी लेके आते, स्क्रैप भी इकट्ठा करके लेके आते। अभी सर क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी गुड्स ट्रेन से आ रही होती है तो उसके साथ भेजते थे। गुड्स के साथ नहीं रहता, लोग लेके जाते हैं। सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन है, तो लोग लेके जाते हैं या फिर पूरी एक गुड्स की बोगी बुक करवा देते हैं। अब उसको इसलिए इस पे किया गया, शिफ्ट किया गया इस सिस्टम पे कि आपका मटेरियल रिड्यूस्ड हो गया और उन क्वांटिटीज में स्टेशन पे नहीं चाहिए होता था। मेजर फंक्शन जैसे लाहौर में है तो आप कम मटेरियल के लिए, और वो लोकोमोटिव और वो सारी रिसोर्स यू कैन एलोकेट फॉर सम अदर पर्पस, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होना है। इस वजह से उसको जब रिक्वायरमेंट होती है वो बुक करवा के ट्रैफिक के थ्रू उसको भिजवा देंगे, साथ अटैच करके तो भेज देंगे। यूटिलाइजेशन कम तो नहीं हुई उसको। एक पहली बात तो ये है कि उसमें आपने मटेरियल जब आपने कॉमन यूजर आइटम्स डिक्लेयर कर देंगे, डिवीजन ये खुद प्रोक्योर कर लें, तो उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। आपने जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उनको कहा कि आप अपने बजट से मैनेज कर लें जो चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। तो बैलेंस क्वांटिटीज है, आपका जो वर्कशॉप से रिलेटेड मटेरियल है वो सारा आप यहीं पर डील कर रहे हैं, तो जो बैलेंस रह जाता है उसकी क्वांटिटीज कम रह जाती हैं। उसको भी आप कंसोलिडेट करके अगर एक वैगन लोड तैयार करके हफ्ते में भी एक भेज देते हैं, ट्रैफिक के थ्रू भिजवा देते हैं, आपको पूरी ट्रेन नहीं मूव करनी पड़ती और उसको 2 महीने इंतजार नहीं करना पड़ता कि अगली स्टोर ट्रेन आएगी तो मटेरियल। वो 2 महीने बाद चलती थी। महीने या 2 महीने जब भी चलना, उस फ्रीक्वेंसी से तो नहीं ना मिल सकता आपको मटेरियल। ये तो आप वीकली भी अगर एक जब भी वैगन लोड तैयार हुआ आप भिजवा सकते हैं, और अगर वैगन लोड से कम है और इमरजेंसी है तो किसी बंदे के थ्रू, स्पेशल मैसेंजर के थ्रू भी भेज सकते हैं। स्पेशल मैसेंजर समटाइम्स हम स्पेशली साथ स्कॉट, उसको स्पेशल स्कॉट बोलते हैं। मेडिसिन हो गई, सैंपल्स हो गए, वो थ्रू स्पेशल स्कॉट जाते हैं। जाएगा कौन सी ट्रेन में? पैसेंजर में या पैसेंजर में भी चले जाते हैं, दूसरी में भी चले, दूसरी में फिर वैगन में बुक करवाते हैं, वरना पैसेंजर में जाते हैं। तो ये चीज उनको मटेरियल जो पहुंचाना है वो इस तरह से डिफरेंट मोड से अब जाता है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजन, ये हमने आज सारी देखनी है। मेथड्स ऑफ evaluating लोकेशन ऑल्टरनेट्स एंड सर्विस लोकेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, और GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये सारा कुछ आज देखेंगे। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। क्या है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस? क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकेशन पे एम्फेसिस क्यों बहुत ज्यादा है? और ट्रांसपोर्टेशन का कच्चा काम हो जी, वन ऑफ द रीजंस बिल्कुल ये है। और कोई एक्सेसिबिलिटी, मटेरियल अवेलेबल हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, अभी स्टोर्स को थोड़ा सा जरा जेन से निकालें, हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, DS ऑफिस है, स्टेशन है, लोकेशन डिसाइड करनी है। जी, नेटवर्क के सेंटर पे हो, ठीक है। और DS ऑफिस और स्टेशन ऑफिस तो रूट के साथ ही, रूट के साथ, उसके बाद उसके इर्द गिर्द जो एरिया है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हैं उस पर डिपेंड करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इस्लामाबाद में इसलिए कि आपके सारे फेडरल ऑफिस उधर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उन्होंने रिपोर्ट करना है, कैबिनेट को रिपोर्ट करना है, तो द ऑफिस नीड्स टू बी देयर।
हेडक्वार्टर्स ट्रेडिशनली क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे था, तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टीज। अब इसको भी इस्लामाबाद हो सकता था, लेकिन अगेन लाहौर में क्यों है, क्योंकि ये शुरू से यहाँ पे, तो ट्रेडिशनली आपके ये डिसीजन वन टाइम डिसीजन होता है, रिपीटेडली आप नहीं ले सकते। आज उठाया उधर ले गए, कल उठाया तो उधर ले गए। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है टाटा की, तकरीबन 3 घंटे की है वो, अगर कभी मौका मिले तो आप सर्च करके देख सकते हैं। उसमें उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री शिफ्ट की है, और उसमें उन डिफिकल्टीज को उन्होंने बताया कि क्या डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से बनी हुई फैक्ट्री उन्हें शिफ्ट करनी पड़ी पूरी की पूरी, एंड हाउ दे शिफ्टेड इट, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या उसकी कॉस्ट थी। अभी रिसेंटली बात हो रही थी कि GHQ इस्लामाबाद शिफ्ट करना, सबको मेरा ख्याल आइडिया होगा इसका। तो अब उसकी कॉस्ट क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पूरा का पूरा ऑल टुगेदर टू अ न्यू प्लेस, और उसकी असेसमेंट और विजिबिलिटी और वर्किंग के, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन आपने कैसे, नई लोकेशन कैसे डिसाइड करनी है और पिछली कैसे, कोई आइडिया किसी को, सर्वेस वगैरह। लेकिन एक उसको कैसे कंडक्ट कैसे करना है, आप क्या पूछेंगे कि वहां पे जाना है कि वहां रहना है, कौन के किस किस्म का सर्वे होगा। दो चीजें होती हैं सर, एक आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में टाइम टाइम कंस्ट्रेंट सारे खत्म हो जाए, तीसरा आपका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाए। ये भी चीजें होती हैं, इसे देख के करेंगे। कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाए और टाइम की इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। ये है सारी इंटेंजिबल बातें, इनको जरा टेंजिबल बनाएं कि अब आपने इसको डिसाइड करना है, तो टेंजिबल कैसे करेंगे डिसीजन को अपने। चीजें होनी चाहिए मोबाइल, तो उनको आप डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी चीज हमें रिक्वायर्ड है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ लोकेशन टू द फर्म। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस अ फर्म मेक्स, क्यों, वन टाइम डिसीजन है। सेकंड इज, या बहुत रेयर आपने 5 डेकेड्स के बाद ये डिसीजन लेना होता है। देन इट्स इंक्रीजिंगली ग्लोबली इन नेचर। ग्लोबली यानी कि आपके अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो रिलोकेट करती हैं या डिफरेंट कंट्रीज में इवन लोकेट कर रही होती हैं, वो भी मैटर आप देखते हैं कि एक ही जगह पे आपने लोकेट करना है या डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल्स बनाने। देन इट्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वही अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी डे टू डे आपने ऑब्वियसली वहां से डेली कम्यूट करना खुद भी, फिर मटेरियल्स भी जो आने हैं या आने हैं, वो सारी कॉस्ट उसमें उस पे आएंगी, ऐड होंगी। एंड देन द डिसीजंस आर मेड रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभी का डिसीजन है जैसे पहले भी बात की। देन लॉन्ग टर्म डिसीजंस, एंड वंस कमिटेड टू अ लोकेशन many resource and cost issues are permanent and difficult to change. Options क्या क्या हैं आपके पास, expanding the existing facility, maintaining existing facility and add sites, or closing existing and relocate. अब न्यू गार्डन से आपके ऑफिसर ज्यादा हो गए हैं, या वहां पे अगर नहीं घर मिलते क्या हाल है, और क्या हाल है। आप फ्लैट्स ना भी बनाएं, आपके तकरीबन 16 कनाल के बेंगलोज हैं। आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल आपका 16 कनाल में कोई नहीं रहता, आप इवन उसको दो कनाल या 4 कनाल में लेटेस्ट आर्किटेक्चर के मुताबिक डिजाइन करें तो सब दुनिया अकोमोडेट हो सकती है वहीं पे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सब लोग अकोमोडेट हो जाएंगे और सब खुश भी होंगे। उनसे पूछो वो देंगे, उनसे पूछो वो देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट येट। मुझे ये पता, मैंने पर्सनली देखा है। इसलिए कि आपके जो पुराने घर हैं उनकी छतें गिर रही हैं, वहां से चूना गिरता है, प्लस्तर गिरता है लोगों के सरों में, उसकी मेंटेनेंस नहीं है। जो 2005 में डिजाइन हुए थे घर, वहां पे पूछो 2-2 कनाल के तकरीबन 5 या 10 घर हैं, तो हर बंदा कहता है मुझे वो दे दे, मुझे नहीं चाहिए 16 कनाल वाला, मुझे वो वाला दे दो, क्योंकि वो लेटेस्ट डिजाइन के मुताबिक है। ये ड्राइंग रूम है, ये टीवी लाउंज है, ये बेडरूम्स हैं, अटैच बाथ्स हैं, का डिजाइन उस तरह का।
पहले होता था ऊंची छतें होती थी, बरामदे होते थे, हवादार होता था। अब स्मार्ट बिल्डिंग्स आ रही हैं कि आपको एनर्जी एफिशिएंट चाहिए, लो सीलिंग हो ताकि कूलिंग बेहतर हो, कमरे की डायमेंशन भी मुनासिब हो, बहुत बड़ा ना हो ताकि आपकी एसी की कंजम्पशन कम हो, एलईडी लाइट्स, इस तरह से आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज हो गया। वालेकुम सलाम। तो इसलिए आप एग्जिस्टिंग को भी मेंटेन कर सकते हैं और इवन उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका स्कोप नहीं है उसमें। अगर तो लेआउट डिजाइन हुआ तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये एक लेआउट डिजाइन बल्कि होगा इसमें आगे जो लेक्चर है, हाउ लेआउट इज मैनेज्ड। तो लोकेशन को, एग्जिस्टिंग लोकेशन को रखते हुए आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट से भी चीजें मैनेज हो जाती हैं। अब लोकेशन डिसीजंस रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशंस। वंस इन प्लेस लोकेशन रिलेटेड कॉस्ट आर फिक्स्ड इन प्लेस। वही बातें हैं जो भी हम कर चुके हैं। जी, अब आपके पास अगर आप किसी कंपनी से डील कर रहे हैं तो 3 मेजर इश्यूज आएंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले तो आपने कंट्री डिसाइड करनी है। द सेकंड वन इज रीजन कम्युनिटी डिसीजन एंड द थर्ड वन इज साइट डिसीजन। अब कंट्री डिसीजन में आपका जो फैक्टर्स आते हैं, फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट रूल्स, एटीट्यूड्स एंड इंसेंटिव्स। एक कंपनी को टैक्स कट मिलता है एक जगह पे, आपने इंडस्ट्रियल जोन को प्रमोट करना तो क्या करते हैं आप? टैक्स में छूट देते हैं। फिर आपने सिटीज से जब स्टेशंस को बाहर निकाला, बस स्टेशंस को, जैसे सिटी एक्सपैंड होती है, अंदर रश होता है, तो आप बस स्टेशन को बाहर निकालते हैं सिटी से। उसमें आप इंसेंटिव देते हैं कि अब आपने, या आप इन्फोर्स करते हैं पॉलिसीज के थ्रू। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल रिस्क आपका, जब पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है तो फर्म्स डू नॉट प्रेफर टू लोकेट देयर। रीजन इज वो पॉलिसीज चेंज हो रही है। आज आप गाड़ियों की इंपोर्ट खोलते हैं, कल बंद कर देते हैं, परसों खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। डॉलर रेट, करेंसी फ्लक्चुएशन, ये एक्सचेंज रेट एंड करेंसी एंड पे लिखा हुआ, तो इसकी फ्लक्चुएशन अपनी जगह मैटर करती है। मेरा एक इंटरनेशनल वेबिनार था, हम इसको इतनी वैसे अहमियत नहीं देते यहाँ पे रेलवेज में, लेकिन एक इंटरनेशनल वेबिनार था मेरा इस पे प्रोक्योरमेंट पे और इन्फ्लेशन पे कि इनका लिंक क्या है। उसमें जो दुबई का बंदा था, अली सादुद्दीन था, he was talking about के दुबई का एक्सचेंज रेट विद यूएस has remained constant over a huge time horizon. On the other hand, आपका रोज एक नया रेट है, आप कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं डिसाइड कर पाते। उसका रिजल्ट क्या होता है कि कंपनीज प्रेफर नॉट टू लोकेट एट दीज लोकेशन। देन कल्चरल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। कल्चरल इश्यूज भी हैं और इकोनॉमिक इश्यूज के ML1। अक्सर लोग कहते हैं जी हाई स्पीड ट्रेन क्या हमारी रिक्वायरमेंट है? कैन पाकिस्तान बियर द कॉस्ट ऑफ हाई स्पीड रेल? और क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप कराची पहुंच जाते हैं 2 घंटे में, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? करना क्या वहां? हाँ, जहाँ पे आपके कैपेसिटी इश्यूज आते हैं वहां पे आपको, आप स्पीड से एनहेंस करते हैं। पहले आप चैनल कैपेसिटी बढ़ाएंगे, फिर आप स्पीड बढ़ाएंगे कि स्पीड से मैनेज करें। क्या आपके पास कैपेसिटी इश्यूज हैं अभी नेटवर्क पे? नहीं। कम है सर, नंबर ऑफ ट्रेन्स हमारे पास। आर यू श्योर? हमने पढ़ा था मैं पूछता हूँ आप श्योर हो? मैं ये नहीं पूछ रहा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरा जो सवाल है कि आर यू श्योर कि ये इशू है? थिंक सो। एनीवन एल्स? इनसे एग्री करते हैं आप लोग कि हमारी कैपेसिटी इश्यूज हैं, लाइन कैपेसिटी का इशू है? कैपेसिटी बड़ी ट्रेन थोड़ी है। हाँ, ट्रेन थोड़ी होना एक अलग बात है, लाइन कैपेसिटी ना होना एक अलग बात है। लाइन कैपेसिटी तो है।
हम उसके ऑपरेट कर पा रहे हैं। या आपका जाय नहीं मान रहा आपकी बात, क्या वजह है? टाइम कैपेसिटी है कि नहीं है? और अगर फ्यूचर को देखें तो आप पास्ट को देखते हैं, आप फ्यूचर में ना जाए थोड़ी देर के लिए। कि ईयर बुक आप लोगों को मिली है कि नहीं मिली? ईयर बुक के एंड पे स्टैट्स होते हैं जो मेरा ख्याल है किसी ने भी पढ़ना गवारा नहीं किया आज तक। मैं वो बड़े खुसूसी देखता हूँ। HR कितनी थी, 1950 से शुरू होते हैं और आज तक के स्टैट्स उसमें मौजूद है। रेवेन्यू कितना आपने अर्न किया, पैसेंजर कितने कैरी किए, फ्रेट कितना था, वैगन्स कितनी थी, बोगीज कितनी थी, लोकोमोटिव्स कितने थे। पीक लोकोमोटिव तकरीबन 950 के 1000-1200 तक गए थे 1980s और 90 से पहले 70s 80s के अराउंड। तो अगर किसी ट्रैक पे जो कि सिंगल था, अगर आप 1000 लोकोमोटिव, उसमें ऑपरेशनल तो कम ही होंगे, अभी भी 550 में से ऑपरेशनल तो कम ही है, स्टिल अगर उसी रेशियो पर पोर्शन पे चले तो इसी ट्रैक पे हैंडल होते थे। आपको आप डुअलाइजेशन भी कर चुके हैं। कैपेसिटी इज देयर, हमने अपना उसको रिड्यूस किया है। उस तरह से अगर देखा जाए तो वो रिड्यूस हुई है, कैपेसिटी है वहां पे, आप कर सकते हैं। अभी भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे किया जा सकता है। ईयर बुक से आप सिंपली देख सकते हैं कि आपकी पीक ट्रैफिक कितनी थी एंड यू कैन अज्यूम कि आप डुअलाइजेशन ऑफ ट्रैक को भी भूल जाएं तो कम से कम वहां तक तो आप मूव कर सकते हैं। जब आप वहां पे चले जाएं तो उसके बाद आप कैपेसिटी एनहांसमेंट की बात कर सकते हैं। क्या ख्याल है, तो अब हमें मजीद कैपेसिटी चाहिए? आपकी अगर ट्रैफिक ही नहीं है तो आपको एक मोटरवे बनाने की जरूरत नहीं है। तभी बनाएंगे ना कि ट्रैफिक इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गई है, तो फिर आपको फर्दर जरूरत पड़ती है। सो लोकेशन ऑफ मार्केट्स इज इंपॉर्टेंट, कि मटेरियल अवेलेबल कहाँ से है, देन लेबर, टैलेंट, एटीट्यूड्स एंड प्रोडक्टिविटी कॉस्ट। अभी यहाँ पे आप क्या पे कर रहे हैं? लेसर लेबर रेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। व्हाई? एक बंदे की प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है, उसको मैं अगर 1000 रुपया भी दिन का दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए जाया जा रहा है। और एक बंदा अगर 5000 भी लेता है लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी है उस लेवल की, तो ही इज बेटर देन द वन चार्जिंग लेस। तो दीज थिंग्स आल्सो मैटर, और ये ओवरऑल कंट्री एटीट्यूड्स में भी मैटर कर रहा होता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है उसमें आपको ये तीनों चीजें चाहिए। आपको रोड नेटवर्क भी चाहिए या रेल नेटवर्क चाहिए, एंड देन यू नीड एनर्जी सप्लाईज। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक दिन मुझे फोन आया, उन दिनों में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, तो हमें ईयर बुक प्रिंट करनी थी, टाइम टेबल प्रिंट करना था। आई वॉज इन प्रिंटिंग प्रेस और मुझे फोन आता है कि इसका कुछ करो। सर लाइट नहीं है, तो तुम इंजीनियर हो, इसका कुछ करो। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको उसका भी कुछ करना पड़ेगा कि एक मशीन जो लाइट से चलती है, और अगर लाइट नहीं है तो आपको ऑर्डर चाहिए होंगे कि इसका कुछ करो। ठीक है, उसका भी तरीका है, लेकिन उस पर भी फिर लोग मानते नहीं है। वहां पे आपका ओवर टाइम आ जाता है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि आप टाइमिंग्स देखते हैं कि किस टाइम में लाइट आती है और आप फिर लोगों को उसके मुताबिक मोबिलाइज करते हैं। इन टाइमिंग्स में आप काम करोगे, इस टाइम में आप ऑफ करोगे। फिर आप अपने डी के साथ मिलके पावर हाउस से ऑल्टरनेट लाइन की बात करते हैं, मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, कितनी देर के लिए मिल सकती है। आप मुझे 4 घंटे एक स्टेबल लाइट दे दें, उसके बाद 3 घंटे पहले बंद रखें, फिर उसके बाद 2 घंटे दे दें इवनिंग में। तो इस तरह से कुछ चीजें मैनेज हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती। यहाँ पे भी स्ट्रेटजीज अप्लाई हो सकती हैं। एक और बड़ा था इंटरेस्टिंग फैक्ट के उसमें MBFR के ऊपर एक इंजन है, वेल्ड हुआ इंजन बॉडी थी, और दैट वाज अराउंड 36 टन।
तो पहले फोन आया कि इसको उतारना है, मैंने कहा जी बिल्कुल उतारना है, इतने अरसे से खड़ी है तो उतरी क्यों नहीं, मैंने कहा जी क्रेन नहीं है, तुम इंजीनियर हो कुछ करो। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करूँगा, आधे घंटे बाद दोबारा फोन आया, क्या किया है, जैसे क्रेन चाहिए। नहीं मेहनत नहीं करते हो, जाओ उसको देख के आओ। ठीक है, तुमने अभी तक देखा ही नहीं होगा, मैंने देखा बिल्कुल देखा, दोबारा देख के आओ। मैं दोबारा देख के आया, फिर फोन आया, हाँ फिर क्या मैंने कहा मुझे ट्रेन चाहिए। फिर उसके बाद एक बंदा हेडक्वार्टर से आया, वो भी ऑफिसर था, मैंने कहा आप किधर आए, मुझे ऑर्डर हुए हैं कि देख के आओ। फिर उसने देखा, मैंने कहा हाँ जी, कहता जी क्रेन चाहिए, मैंने कहा बता दो। तो उसने कहा क्रेन चाहिए, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, ऐसा करो सारे स्टोर के लोगों को, स्टाफ को इकट्ठा करो और इसको धक्का देके गिरा दो। फिर हमने सारा स्टाफ इकट्ठा किया और उन्होंने धक्का देते हुए वीडियो बनाई, वो हिला भी नहीं अपनी जगह से। फिर हमने उसकी वीडियो शेयर कर दी। फिर क्या करोगे, मैंने कहा जी क्रेन चाहिए। उसके बाद फिर हमने क्रेन मंगवाई और फिर वो क्रेन से अनलोड हुआ। कौन नहीं कर रहा yes? नहीं वो पहली बात तो ये है कि जब आप साइलोज में काम करते हैं ना, ये एक मकसद ये भी होता है आपका, अब आप लोग आए हैं ना, तो आप लोग टीम अप होंगे, आप एक दूसरे को कहेंगे ना, अगर एक दूसरे के दुश्मन ना बने तो यहाँ पे। तो टीम अप कैसे होते हैं कि आप जब इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। आपको क्रेन चाहिए होगी, आप फोन करोगे फौरन। अनफॉर्चुनेटली पीछे जब बैचेस डिफरेंट पॉइंट्स पे आते हैं, तो उनकी टीम अप कभी भी उस तरह से होते नहीं, वो फिर फेवर्स मांगते नहीं है, ऑफिशियल फेवर्स लोग लेना नहीं चाहते समटाइम्स। ठीक है, और दूसरे एंड पे भी यही होता है कि यार वहां पे अगर क्रेन, अब आपके पास क्रेन है रिलीफ क्रेन, सिर्फ ट्रैक माउंटेड जो है 160 टन की, दूसरी क्रेन बाहर से हायर करेंगे, उसके लिए पहले बजट लो, पैसे लो, सैंक्शन लो, लंबा प्रोसेस है। रेलवे से अगर आप लेते हैं तो उस बंदे को होगा कि यार मेरी क्रेन वहां पे खराब हो गई तो मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो काम नहीं है, तो फैसिलिटेट नहीं करेगा कोई आपको। वो फिर आपको पर्सनली अगर किसी के साथ है ताल्लुक, तो वो तो आपको कर लेगा फैसिलिटेट, और वो इसलिए नहीं करते, वो भी समटाइम्स अपनी जगह जस्टिफाइड होते हैं कि जनरल स्टोर का ट्रैक एक अरसे से अपग्रेड नहीं हुआ, वो ट्रैक बहुत खस्ता हाल है, वहां पे अगर वो ट्रेन खुदा ना खास्ता गिर जाए और बाहर डिरेलमेंट हो जाए कहीं पे, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यू हैव टू मूव द ट्रेन, और वो वहां पे गिरी हुई है, वो कहेंगे जी भेजी किस ने, ये ज्यादा जरूरी था या एक रिलीफ ट्रेन को आपने वहां पे फंसा दिया। उसने फिर आके बकायदा पहले बेड देखा, फिर उसने पूरे स्टोर्स में से सिर्फ एक जगह उसने कहा जी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ऑपरेट, बाकी सारा जो सॉइल है वो सॉफ्ट है, वहां पे ऑपरेट नहीं हो सकती, वेट ज्यादा नीचे गिर जाएगी। और उसको फिर क्रेन को बजाते खुद लिफ्ट करना, जो 160 टन की क्रेन है उसको लिफ्ट करना, तो इस वजह से ये भी इश्यूज आते हैं। तो रीजन और कम्युनिटी डिसीजन में आपका आ जाता है कारपोरेट डिजायर्स के, आपका रीजन और कम्युनिटी में कुछ चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कुछ नहीं है, तो आप उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं। देन अट्रैक्टिवनेस ऑफ रीजन, सिलिकॉन वैली फेमस है, इसी तरह से आपके डिफरेंट क्लस्टर्स हैं डिफरेंट जगहों पे, तो आप वहीं पे लोकेट करते हैं क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही होती है। इफ मनी इज नॉट एन इशू, तो आप कहाँ पे लोकेट करेंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे आपका बिजनेस ज्यादा है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोई यूनिवर्सिटी बननी है, कोई बिजनेस है, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी कराची, क्योंकि बिजनेस हब है आपका, साथ ही पोर्ट है, आपकी इस तरह से प्रेफरेंसेस डिफाइन होती हैं। टेक्सटाइल है तो आप कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद में, क्योंकि वहां पे आपको उससे रिलेटेड रिसोर्स सारी मिल रही होती है। तो आपका रीजन जो है वो भी डिसीजन होता है। देन लेबर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज विद इन द रीजन भी, आपके एक ही कंट्री में डिफरेंट रीजन में भी अवेलेबिलिटी का फर्क हो सकता है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का डिफरेंस हो सकता है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस पे बहुत से बिजनेस बंद हुए हैं। चाइना में भी रिसेंटली उन्होंने पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस किया है, नए पेस्टिसाइड्स, उन्होंने कहा था कि वो एक मखसूस हम रीजन बनाएंगे, उसमें सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स का। तो बहुत से जो छोटे
वेंडर से वो पैरिश हो गए, खत्म हो गया था उनका बिजनेस, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे रिलोकेट करना, और एनवायरमेंटल इश्यूज पे सिर्फ दे हैव टू वाइंड अप देयर बिजनेस। देन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड फिस्कल पॉलिसीज आ जाती हैं, और प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। अब आपका साइट डिसीजन आ गया, तो साइट डिसीजन में साइट साइज एंड कॉस्ट, उसका साइज क्या है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, फर्स्ट डिसीजन। देन एयर, रेल, हाईवे एंड वाटरवे सिस्टम्स, उसको आपने लिंक किस चीज से करना, सेकंड डिसीजन आपका ये है। एंड थर्ड वन इज जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कोई, यहाँ पे आप लोकेट नहीं कर सकते, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो इस तरह से जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि ये जोन्स हैं, यहाँ पे आपने ये काम सिर्फ इस जोन में हो सकता है, इंडस्ट्रियल जोन है आपका, उसके बाद इस तरह से आप डिफरेंट जोन्स बना देते हैं। देन प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्विसेज सप्लाईज नीडेड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पे भी साइट पे भी आएगा, और कस्टमर डेंसिटी एंड डेमोग्राफिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये साइड से कितना लेंगे? जी, ये साइड से कितना लेंगे? कौन सी चीज? साइड से इस तरह से लिंक है कि आप लाहौर अब काफी फैल चुका है कराची की तरह, अगर आप देखें तो आइडिया है आपको कि नहीं? अब वहां पे जो मेन सिटी है आपकी, आपने अगर ऑफिस बनाना है तो आप लाहौर के सबर्ब्स में बनाएंगे या मेन बुलेवर्ड पे बनाएंगे, मनी इज नॉट एन इशू, साइड डिसीजन है ना। एक्सचेंज रेट्स, करेंसी रिस्क हैं, कॉस्ट आपकी, अब कुछ कॉस्ट टेंजिबल होती हैं और कुछ इनटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल कॉस्ट कौन सी होगी? टेंजिबल कॉस्ट कौन सी होगी, कौन सी है? और इनटेंजिबल? स्किल सेट आप मेजर नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अगेन मेजर नहीं हो सकती और वो वेरी करेंगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर नहीं किया जा सकता, कोई डेफिनेशन नहीं है, आपकी और होगी, मेरी डेफिनेशन और हो, किसी और बंदे की और हो सकती है। इसी तरह से आपके पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यूज, कल्चर, इन चीज़ों को फर्दर यहाँ पर डिफाइन कर दिया। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, सप्लायर्स। अब क्लस्टरिंग की जाती है, क्लस्टरिंग क्यों करते हैं अभी बताया था मैंने, क्लस्टरिंग किस लिए की जाती है? अब आपके ये क्लस्टर्स की एग्जांपल है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर फर्म्स कहाँ पे लोकेट कर रही हैं? कराची में। यूएस में आपकी सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया में दो जगहों पे है, एक बेंगलोर में और बॉस्टन में। इसराइल वाली मुझे भी बाय द बुक की पता नहीं थी, वैसे दो का तो सबको पता है, इन तीसरी इसराइल में है। रीजन क्या है? टैलेंट रिसोर्सेज ऑफ ब्राइट ग्रेजुएट्स आपको मिलेगा वहां पे। अब दोनों तरह से आप देखेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछें तो उसकी ड्रीम जॉब सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली को अगर रिसोर्स चाहिए तो वो खुद उनके पास आ रही है। एज अ रिजल्ट अगर आपने ग्रो करना तो आप सिलिकॉन वैली के साथ एसोसिएट करेंगे। क्लीन एनर्जी कोलोराडो में है, क्यों? क्रिटिकल मास ऑफ टैलेंट एंड इंफॉर्मेशन विद 1000 कंपनीज, 1000 कंपनीज इन्वॉल्व हैं और सारी वहां पे लोकेट करती है। देन आपके थीम पार्क्स हैं, यूनिवर्सल स्टूडियो है और डिज्नी है, ये सारे फ्लोरिडा में है। फैक्टर क्या था? रीजन टूरिस्ट प्लेस थी, लेकिन क्यों हुई? वार्म वेदर एंड इनएक्सपेंसिव लेबर, थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका नॉर्दर्न मैक्सिको, अब वो मैन्युफैक्चरिंग जो थी उसके लिए एनवायरमेंटल लॉज डिफरेंट थे, तो आपने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके रिजल्ट में प्रोडक्शन यूनिट आप सारे लेके वहां पे
यूएस उधर मैक्सिको में और वहां से बना के इधर आ जाता है और उनको आपने टैक्स फ्री कर दिया। इसी तरह से आपके कंप्यूटर हार्डवेयर सिंगापुर ताइवान से मिलता है आपको। फास्ट फूड चेन्स ये यूजुअली 1 माइल रेडियस में आपको मिलेगी। विद इन 1 माइल रेडियस वहां पे पिज्जा हट भी होगा, सबवे भी मिलेगा, वहीं पे आपको KFC भी मिलेगा, बर्गर किंग भी मिलेगा। उसका रीजन क्या होता है कि फूड सेल्स आपके स्टिमुलेट करती है एक ही जगह पे, लोकेशन पे, हाई ट्रैफिक फ्लोज को। एंड देन कैंसस में आपके एविएशन एयरक्राफ्ट जितने बनते हैं मेजॉरिटी वो कैंसस में बनते हैं। पोर्टलैंड ओरिगन में आपका फुटवियर, अमेरिकन एग्जांपल्स हैं सारी। अब रीजन क्या है, क्लस्टर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं ताकि आप वहां पे एक ही जगह पे लोकेट करते हैं ताकि आप इन चीज़ों को बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। और इसमें क्रिटिकल क्या है आपकी लोकेशन, लोकेशन के बेनिफिट्स आपने लेने हैं। एम्पोरियम पैकेजेस, एक तो वहां पे हर ब्रांड आपको मिलता है, वो ब्रांड क्यों लोकेट कर रहा है उसको पता है कि जिस भी बंदे ने आना है अगर वो ब्रांड्स की चीज लेगा तो वो यहाँ पे लाजमी आएगा, तो वो हमारी भी शॉप पे आएगा। और आपको भी पता है कि मैंने 10 बाजार घूमने हैं या 10 डिफरेंट जगहों पे जाऊंगा तो उसकी बजाय एक ही जगह पे मुझे सारी चीजें मिल रही। फूड चेन भी वहां पे है, बच्चों के लिए प्लेलैंड भी है, सिनेमा भी है, वहां पे आपका ग्रोसरी स्टोर भी है, और वहीं पे आपके पास ईच एंड एवरी ब्रांड इज अवेलेबल फॉर शॉपिंग। तो एज अ रिजल्ट आपने अगर 10 मुख्तलिफ जगहों पे जाना था, अब आपको एक ही लोकेशन पे वो अवेलेबल है। इसलिए आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस लोकेशन को। मे भी कि मैं अगर कहीं और स्टोर बनाता हूँ वहां पे भी बड़ी ट्रैफिक हो सकती है, मेरा ब्रांड चल रहा हो, लेकिन यह है कि वहां पे फिर भी अगर मैं किसी ऐसे क्लस्टर में बैठा हूँ तो उसकी वहां पे कस्टमर डेंसिटी ज्यादा होगी। वहां पे बहुत से ऐसे लोग भी आ सकते हैं, नए कस्टमर, जो पहली दफा अच्छा यार नया ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको क्या है, क्या डिफरेंट है। तो इन रेलवेज केस आपकी क्लस्टरिंग कैसे हो रही है, आपकी वर्कशॉप्स है तो वो एक ही जगह पे हैं सारी, और जो नई बनी तो वो इसलिए डिफरेंट जगहों पे बनी, जैसे CFI बनी या आपकी वो बनी थी लोको फैक्ट्री रिसालपुर। तो रीजन वॉज कि अब आपका लाहौर में एग्जिस्टिंग जो जगह है वहां पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। वहां पे आप 100-200 एकड़ आप फ्रेश, एक तो वहां पे आप ले नहीं सकते, ऑलरेडी वहां पे एग्रीगेट आबादी है सारी, और उसके लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा ऊपर चली है, तो वो उतनी फिजिबल नहीं थी। एज अ रिजल्ट आपने एक नई फैसिलिटी फिर डेवलप कर ली, जो हमने पीछे देखा है कि फिर आप एक नई फैसिलिटी डेवलप करते हैं, या तो एग्जिस्टिंग को अपग्रेड करेंगे या नई ऐड करेंगे। पहला मेथड फैक्टर रेटिंग मेथड, इसको आप जैसे मैंने TCO आपको बताया था ना, TCO क्या था याद है, भूल गया? TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, होल लाइफ साइकिल कॉस्ट भी बोलते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है कि अपनी इंपॉर्टेंस के लिहाज से ब्रेक डाउन करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके चीज को, और उसकी वेटेज असाइन कर देते हैं कि कितनी कितनी वेट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसके मुताबिक उस फैक्टर पे उसको स्कोर करते हैं, और उसके बाद एक फाइनल स्कोर असेस करते हैं। अब फैक्टर रेटिंग मेथड उससे मिलती जुलती चीज है, आपने फैक्टर्स डिसाइड करने, और ये एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि ये फैक्टर रेटिंग मेथड कह लें, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कह लें, होल लाइफ साइकिल कॉस्ट कह लें कि ये अंडरलाइंग आपके हर डिसीजन में शामिल होता है, सिर्फ आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे होते। आपने रेलवेज में आना कि नहीं आना, यहाँ पे रहना कि नहीं रहना, एक और जॉब मिल गई है वो लेनी है कि ये लेनी है, दोनों जॉब्स में से कौन सी करनी है। उसके बाद आपने डिग्री करनी है, कौन सी करनी है, प्री मेडिकल करेंगे, प्री इंजीनियरिंग करेंगे, MS करना है कि नहीं करना, नहीं करना। तो तमाम चीजों में फैक्टर रेटिंग मेथड या टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का इम्पैक्ट होता है।
आप वे कर रहे होते हो बैक एंड पे, आप माइंड में चीजों को वे कर रहे हो, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। अगर आप डॉक्यूमेंट करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर लेंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट करेंगे तो मे भी कोई नए फैक्टर्स भी आपके ज़हन में आना शुरू हो जाएंगे, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और उस पर वे करेंगे अपनी ऑप्शंस को, तो आपको उस पर स्कोर्स मिलेंगे प्रॉपर। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने फैमिली के साथ रहना है, दूसरे बंदे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने पैसा कमाना है, एक और बंदे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वर्किंग आवर्स कम हो। डिफरेंट फैक्टर्स है ना, उसमें से कोई ये कोई चीज हमारे यहाँ एक नहीं, काफी कुछ होता है। एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जॉब स्टेबिलिटी हो, आपको ये ना फिक्र हो कि कल को मुझे फायर कर देंगे, फैक्टर है ना। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब आप उनको वे करते हैं, बेशक माइंड में कर लें, बेशक एक्चुअली कर लें, लेकिन आप उनको वे करते हैं तमाम फैक्टर्स वन वे और द अदर वे। कि आपके हाथ में इस तरह से आती है कि डिसीजन तब होता है जब आपके पास ऑप्शंस हो। आपके पास अगर 2 जॉब्स हैं तो आप लाजमी सोचोगे कि मैंने कौन सी करनी। अगर आपको 1 लाख ले रहे हैं और आपको 50,000 की पे ऑफर होगी, वो डेफिनेट बात है, आप नहीं जाएंगे। आपको 150 की होगी तो आप सोचेंगे जरूर, या नहीं सोचेंगे? फिर 2 की होगी तब भी सोचेंगे। कुछ लोग होते हैं कि वो काम पे कम पे भी जा सकते, मैंने बताया ना कि फैक्टर है कि आप कहते हैं कि वर्क इन्वायरमेंट नहीं अच्छा, दूसरा क्या आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे कराची से लाहौर में बैठा हुआ हूँ, तो मेरी फैमिली सारी कराची में, मैं 50 में कराची में काम करने पे तैयार हूँ, मुझे 1 में लाहौर में रहना नहीं है। क्यों? मेरी फैमिली उधर है और मैंने उनके साथ ही लोकेट करना। तो ये डिसीजन आप करते हैं हमेशा फैक्टर रेटिंग मेथड पे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सो इट्स पॉपुलर बिकॉज अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कैन बी इंक्लूडेड, और ये आप डिफाइन कर सकते हैं, इसमें जितने मर्जी ऐड कर दें, डिलीट कर दें। स्टेप्स कितने हैं? 6। फर्स्ट वन इज टू डेवलप a list of relevant factors called key success factors. सबसे पहला key success factors define करें। Second is you assign a weight to each factor, percentage कह लें, weight कह लें, आप उसको एक assign कर देते हैं जितनी उसकी weightage आप देना चाहते हैं उसको। The third one is you develop a scale for each factor. Then the fourth one, score each location for each factor, तो score करेंगे आप। Fifth पे multiply score by weights and total the score for each location, and lastly you recommend according to your score. एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे हाथ में। हाँ बिल्कुल आपके हाथ में, आपका डिसीजन है ना। आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करना है, आपके हाथ में है ना, कैसे डिसाइड करोगे? क्या फैक्टर्स थे? क्या सोचा था उसको करके इंजीनियर बनना है? अब्बू ने कहा था तो फिर वेट हो गया ना, वो तो 100/100 ये हो गया वेट के, अब्बू ने कहा था। और रेलवेज में आना था, क्या रैशनल था? और मिली कहीं नहीं। नहीं, कई लोग बाय चॉइस आए होंगे, कई लोगों ने कई जॉब्स छोड़ के आए होंगे, डिफरेंट जॉब्स। 4-5 लोगों से मेरा जो बात हुई है पिछले दिनों में, उन्होंने बताया कि वो 3-4 जगहों पे पहले काम करके आ चुके हैं। एक तो सर 6 जगहों से छोड़ के आया हुआ है। देयर आर रीजंस ना कि वहां से छोड़ा और यहाँ आए। सर डुअल करना चाहते हैं, है ना ऐसे लोग। ऑब्वियसली फैक्टर रेटिंग मेथड तो अप्लाई हो रहा था कहीं ना कहीं पे। अरे बेटा नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ऑप्शन ही निकाल देना नेगेटिव। नेगेटिव आप क्यों करना चाह रहे हैं नेगेटिव? उसको जो नेगेटिव है वो तो आपको उसमें आएगी नहीं कैलकुलेशन में। लोकेशन में डिसाइड करने जा रहा हूँ, वहाँ पे डिफरेंट थ्रेड्स हैं, जिसका मिनिमम थ्रेड होगा उसको तो मैं करूँगा ना, मेरे पास लोकेशन ही वो अवेलेबल है। फिर तो ऑल्टरनेटिव हुआ ना,
जीरो वेट कर देना सर। हाँ, उसका रेटिंग उतनी कम होती जाएगी। नेगेटिव भी कर सकते हैं। स्कोर शीट आप कैसे बनाते हैं? अब लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड 25% वेट असाइन किया, परसेंटेजेस को आप कन्वर्ट कर लें, ये 1 हो जाएगा ताकि कैलकुलेशन इजी रहती है। परसेंटेज में करना तो 25 कर लें इसको। 0.25 से किया, फ्रांस में 70 है और डेनमार्क में 60 है। अब आपका यहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी फ्रांस में ज़्यादा और डेनमार्क में कम है, तो फ्रांस का स्कोर आ गया 17.5 और डेनमार्क का आ गया 15। फैक्टर से मल्टीप्लाई करना आपने सिंपली इसको, स्कोर को अपने। अब ये आपका सर्वे भी हो सकता है और कोई और भी इसके आगे फर्दर सब डिवीजन हो सकती है कि इसको आप 70 स्कोर कैसे असाइन कर रहे हैं। ये कोई सर्वे हो सकता है, कोई आप कह लें कि कोई और फैक्टर, सब फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। कि लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड में आप वर्किंग आवर्स देखते हैं कितने अवेलेबल हैं, लेबर की क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके बाद लेबर जो है वो एक घंटे में कितना काम करती है, ये आगे सब फैक्टर्स इसके आप बना सकते हैं। और इसी के अंदर भी सब डिवाइड कर सकते हैं कि 25% को फर्दर के 5% इसका है, 2% इसका है, 3% इसका है। देन पीपल टू कार रेशो, लोगों ने कम्यूट करना है, उसके लिए आपने 0.05 का वेट असाइन किया, 5%, फ्रांस में 50, यहाँ पे 60, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया स्कोर। देन पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने पे एक तो आपने पे उतना करना है और दूसरा ये है कि पर कैपिटा इनकम एक और चीज डिफाइन करेगी कि लोग सेटिस्फाइड कितने। अगर आप उसको बहुत ज्यादा बिलो पे कर रहे हैं तो आपको लाजमी बात है कि उस क्वालिटी का वर्कर अवेलेबल नहीं होगा उस कॉस्ट में। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम 10% वेट असाइन किया, यहाँ पे 85 और यहाँ पे 80 स्कोर है, इसको किया। देन टैक्स स्ट्रक्चर, इसको 39% स्कोर कर रहा है, हाईएस्ट स्कोर उसका टैक्स स्ट्रक्चर का है, तो टैक्स सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब आपका मेरे जो भाई गए थे वहां पे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे क्यों नहीं लोग पढ़ते, क्या रीजन है उसकी? आइदर यू आर सुपर रिच, अगर आप उस ब्रैकेट में नहीं जाते तो आप दरमियान में कहीं एक ही जगह पे, तकरीबन एक ही जगह पे सब है। $50,000 आप अर्न कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स पड़ना है 2, 4, 5,000, आप 45 पे आ गए। और अगर आप $100,000 क्रॉस करेंगे आपको तकरीबन 50% टैक्स पड़ता है, आप फिर 50 पे आ गए। अब वो कहता है कि मैंने 100 जो क्रॉस करना है जाके इतनी मेहनत करके, तो मैं पहले ही 50 से, इतना कोई डिफरेंस नहीं आना उसमें, तो इतने में इतने ही काफी है। टैक्स रेट्स भी मैटर करते हैं, यहाँ तक इंडिविजुअल्स के लिए मैटर करते हैं, कंपनीज के लिए मैटर करते हैं। आप टैक्स रिबेट्स देते हैं, क्यों देते हैं? टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं ताकि नया बिजनेस आए, और इवन इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आप इवन आपके अगर प्रोविंसेस की अगर हम बात करें, अगर अमेरिका में जैसे है स्टेट्स आपस में इस पे भी कम्पीट करती हैं, वो टैक्स रिबेट्स देती हैं, वो कहती हैं कि जी हम 10 साल आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट लेके आए। और वो कैसे देख रहे होते हैं इसको कि इससे 4,000 बंदा ऑन जॉब आएगा, प्रोडक्ट बनेगी, सेल होगी, उस पर टैक्स मिल जाएगा, आपकी पूरी इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, उस पर टैक्स ले लेंगे, लोग जो अर्न करेंगे उस पर टैक्स होगा, कंपनी को रिबेट दे देते हैं वो उतनी, ताकि टू गेन न्यू बिजनेस। कंपनी को भी बेनिफिट है, स्टेट को भी बेनिफिट है। इस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। देन एजुकेशन एंड हेल्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। टोटल स्कोर किया तो फ्रांस का स्कोर आ गया 70.35 और डेनमार्क का आ गया 68। तो कहां पे लोकेट करेगा? अब आपकी लेबर अवेलेबिलिटी फ्रांस में ज्यादा थी और टैक्स स्ट्रक्चर भी फ्रांस में ज्यादा है। इन सारे फैक्टर्स से उसने कंपेयर करना है
और उसके बाद डिसीजन लेना कि मैंने कहाँ पे लोकेट करना है। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, देन एन इकोनॉमिक कंपैरिजन ऑफ लोकेशन ऑल्टरनेट्स। इसमें 3 स्टेप्स होंगे। यू डिटरमिन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच लोकेशन। हर लोकेशन के लिए आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मेजर करते हैं। देन यू प्लॉट द कॉस्ट फॉर ईच लोकेशन एंड लास्टली you select location with lowest total cost for expected production volumes. इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब आपके पास 3 लोकेशंस हैं। सेलिंग प्राइस आपकी $120 है और एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है 2000 यूनिट्स। अब इन यूनिट्स के लिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है जो कि डिफरेंट होगी 3 लोकेशंस पे। 3 सिटीज हैं आपके पास, एथेंस, ब्रुसेल्स एंड लिस्बन। अगर बात करें पाकिस्तान की तो आप इसको कह सकते हैं कि लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद और पेशावर या व्हाट्सएवर, फैसलाबाद, कोयटा, कुछ भी आप कह सकते हैं, ग्वादर कह लें। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है, यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे 1,10,000। वेरिएबल कॉस्ट 75, 45 एंड 25 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट बात कर रहे हैं फॉर 2000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस आपकी है $120। जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं, इनको ऐड करेंगे, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से और उससे आप कैलकुलेट करते हैं ये टोटल कॉस्ट आ गई। तो आपके पास टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज आ गई। अब आपके पास क्रॉस ओवर पॉइंट आपने निकालना है एथेंस एंड ब्रुसेल्स का। पहले 2 सिटीज का और फिर 2 का निकालेंगे। तो 30,000 प्लस 75, ये याद है आपको? पहले हमने एक क्रॉस ओवर पॉइंट की थी एग्जाम्पल, नहीं की थी? नहीं जी, तो मुझे किसी और कोर्स का याद आया होगा। तो क्रॉस ओवर पॉइंट में आपने फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू अननोन वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू अननोन वेरिएबल। और इसी तरह से इस साइड पे आपका क्रॉस ओवर पॉइंट ब्रुसेल्स और लिस्बन का निकालना है। तो 60,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू एक्स इक्वल्स टू, इसको इक्वेट करेंगे। अब ये आप देखें कि आपके पास यूनिट वाइज ये ग्राफ्स जब आप जनरेट करते हैं तो आपको यूनिट वाइज पता लग जाता है कि अगर आप, ये क्रॉस ओवर पॉइंट है पहला एथेंस का और ब्रुसेल्स का, कि अगर आप 1000 यूनिट्स से कम सेल करते हैं, 1000 यूनिट्स से कम सेल करते हैं तो आपके लिए एथेंस बेस्ट है, आप लोकेट करेंगे एथेंस पे। अगर आप 1000 यूनिट पे क्रॉस करेंगे, 1000 यूनिट पे आप एथेंस और ब्रुसेल्स किसी पे भी रहे सेम है, उससे ऊपर जाएंगे तो अब आपके पास नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट विल बी ब्रुसेल्स, इसकी कॉस्ट ऊपर है। नेक्स्ट क्रॉस ओवर पॉइंट कहां पे आ रहा है आपके पास? ये। और उसके बाद आपके ये आपका कर्व चल रहा है, यहां से इसको आगे मूव करेंगे तो लिस्बन कहां पे लोएस्ट हो गया आपके पास? जब आप 2500 यूनिट्स क्रॉस करते हैं, 2500 से पीछे पीछे आपके पास ब्रुसेल्स का कर्व होगा। तो ये आप यहाँ पे लोकेट करेंगे और अगर इससे ज्यादा हो जाता है 2500 यूनिट से तो फिर आप के पास लोएस्ट ये वाला। इस तरह से आप डिसीजन लेते हैं डिफरेंट लोकेशंस के दरमियान। फर्स्ट वन, द फर्स्ट मेथड वाज फैक्टर रेटिंग, सेकंड वाज के फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के साथ डेस्टिनेशंस के साथ आप मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वही कॉस्ट है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आते हैं, यूटिलिटीज वगैरह। हाँ, वही उसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ये होती है वन टाइम जो आपने मेजर इन्वेस्टमेंट एक दफा जो आपने की है, लोकेशन की और सारी। फुल डाल सकते हैं।
अगेन जो आपकी क्लास होती है ना, वो एक बेसलाइन कॉन्सेप्ट होता है। अब आप अगर मैं एक एक टॉपिक पे आपको दिखाऊं तो उसमें उस पर इतने ढेरों रिसर्च पेपर से लेके उसकी वो डायमेंशन आपको मिलेगी एक एक टॉपिक पे। डिमांड एंड S&OP पे आपके बकायदा जर्नल्स निकलते हैं, उस पर बकायदा मैगजीन्स निकलते हैं, उस पर बेशुमार बुक्स हैं। उसको आप ऑब्वियसली डिमांड एंड सेल्स एंड ऑपरेशन प्लान को 1 या 2 लेक्चर्स में तो कवर नहीं ना कर सकते, लेकिन आपको एक आइडिया देना होता है, ओवरऑल बेसलाइन आइडिया देना होता है। उसके बाद आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उसको कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, ये एक तीसरा मेथड है। इसमें क्या तरीकाकार होगा? डॉट फाइंड्स लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स दैट मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कंसिडरेशन में आपकी आ जाती है लोकेशन ऑफ मार्केट्स, वॉल्यूम्स, शिप टू दोज मार्केट्स एंड कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट कितनी आएगी। ये 3 फैक्टर्स हैं। प्लेस एग्जिस्टिंग लोकेशंस ऑन अ कोऑर्डिनेट ग्रिड, करना कैसे है? देन grid origin and scales are arbitrary, maintain relative distances, ये भी देखते हैं आगे, and calculate x and y coordinates for center of gravity. x coordinate of center of gravity ये फॉर्मूला आपका, ये आगे फर्दर क्लियर होगा। summation xi qi divided by summation of qi, इधर yi qi, और अब xi क्या आपका? x coordinate of location I and yi is y coordinate of location I, qi is quantity of goods and to or from location I. एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये क्लियर हो। आपके पास 3 शहर हैं, शिकागो, एटलांटा और न्यूयॉर्क। अब इसमें आप एग्जैक्ट गूगल लोकेशंस डाल सकते हैं, चाहे तो XY कोऑर्डिनेट्स गूगल लोकेशंस की डालने, आर्बिट्री डालनी है तो आर्बिट्री, लेकिन इनकी आपस में रेशो सेम रहनी चाहिए अगर आर्बिट्री डाल रहे हैं तो। ठीक है, गूगल की डाल लेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगी आपके पास। अब शिकागो में नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने जाने आपके? 2000, और पिट्सबर्ग में जाने हैं 1000, न्यूयॉर्क में 1000, एटलांटा में 2000। ये टोटल आपके पास 4 लोकेशंस हैं। अब आपने कंपनी बनानी है, लोकेट करनी है, या आप अगर हम बात करें तो रेलवेज की बात करें तो आप यूं समझ लें कि ये 4 आपकी डिवीजन्स हैं, एंड you want to locate a new office or new facility that is center to all. Center of gravity means कि जो centrally locate कर रही हो। अदर फैक्टर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर पे बात करते हैं कि वॉल्यूम्स पे और सेंटर पे लोकेट करना है। तो कैसे करेंगे भैया? अब एक्स कोऑर्डिनेट्स आपने मैयर किए 30 मल्टीप्लाई बाय 2000 वॉल्यूम के साथ, प्लस सेकेंड लोकेशन इनटू उसका वॉल्यूम, प्लस थर्ड लोकेशन उसका एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम, नेक्स्ट लोकेशन का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम, और डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। यह आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट फॉर द लोकेशन यू डिजायर टू प्लेस योर न्यू लोकेशन। वाई कोऑर्डिनेट इसी तरीके से कैलकुलेट किया और वो भी आ गया। तो ये आपके पास लोकेशन आ गई जहां पे आपने क्रिएट करना है। अब आपने अगला इशू ये आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मेन बुलेवर्ड पे पता लगता है कि ड्राई पोर्ट बननी चाहिए, क्या करें फिर आप? ये पूछने लगा था कि ये कोऑर्डिनेट्स हम बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट ले रहे हैं, रोड नेटवर्क को कंसीडर नहीं करेंगे? मैंने तो आपको एग्जांपल दे दी है कि मेन बुलेवर्ड पे लोकेशन निकलती है कि आपने ड्राई पोर्ट बनानी है, क्या करें? दूसरे फैक्टर्स भी देखेंगे ना, इसमें तो हमने जस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा। आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरे लिए बेस्ट लोकेशन क्या है। ठीक है,
अगेन आपने जब लाहौर, फैसलाबाद, कराची, गुजरांवाला डिफरेंट सिटीज हैं, उसमें आपको ये पता लग गया कि मैंने लाहौर में लोकेट करना है, तो आपका कोऑर्डिनेट मेन बुलेवर्ड पता लग गया, आपको पता लगता है कि वहां पे फिर आगे इसके साथ आपको माइन कर लेंगे फैक्टर रेटिंग मेथड भी। तो लाहौर में तो लोकेट करना है, लेकिन फर्दर आगे कहाँ पे, तो ड्राई पोर्ट के लिए आपको रेल लिंक भी चाहिए। हमने कल भी बात की थी कि रेट्स आप ज़्यादा करते हैं तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, परचेजिंग पावर खत्म होना शुरू हो जाती है तो डिमांड रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, इसलिए एक सर्टेन अमाउंट पे आके वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। Then service and image compatibility with demographics of the customer drawing area. अब इमेज कंपैटिबिलिटी के एक चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे आपके मुस्लिम कंट्री है तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये भी मैटर करता है कि आपके वहाँ पे रीजनल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, कंपटीशन क्या है एरिया में, देन क्वालिटी ऑफ द कंपटीशन क्या है। जैसे आगे बात हो रही थी कि बसेज में वो मल्टीमीडिया लगा होता है, ये होता है, वो होता है, तो रेल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास लेग स्पेस ज़्यादा होती है, कंफर्ट, जर्नी कंफर्ट ज़्यादा है, देन यू हैव अ वॉशरूम, यू कैन वॉक अराउंड, इसलिए कंफर्टेबल होता है, इसलिए अभी भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इन रीजंस की वजह से, क्योंकि मल्टीमीडिया हर बंदा अपना वो आज या मोबाइल है उसके पास या लैपटॉप या गैजेट्स अपने लेके कैरी कर रहे होते हैं वो। व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इसके लेग स्पेस है, अभी भी आप अगर प्लेन्स पे भी आपने ट्रैवल किया हो तो ना प्लेन पे इतनी लेग स्पेस है ना आपकी बस पे इतनी लेग स्पेस है जो जितनी रेलवेज में लेग स्पेस है, इसलिए आपकी क्योंकि वो लेग स्पेस काफ़ी होती है और उसके बाद आप उसमें मूव कर सकते हैं एंड देन सेफ है। इन फैक्टर्स की वजह से आपकी अभी भी रोड एक्सीडेंट्स की निस्बत रेशो बहुत कम है ट्रेन एक्सीडेंट्स की, ये पिछले कुछ शहर में थोड़े से ज़्यादा हुए, तो उसके अलावा आपकी ओवरऑल रोड से सेफ्टी बेहतर है। देन यूनिकनेस ऑफ द फर्म्स एंड कॉम्पिटिटर्स लोकेशन, physical qualities of facilities and neighboring businesses and operating policies of the firm. Quality of the competition आपकी different competition, quality of the competition जैसे मैंने आपको बताया facilities का फर्क होता है, तो आपके टाइमिंग्स का फर्क होगा, जितना आप टाइमिंग ऑब्जर्व करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कंपटीशन आपके फैक्टर्स कौन से उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन से, हम देखते हैं 12 घंटे बाद बस निकलती है, कहाँ पे दिक्कत है बस आधे घंटे ड्राइवों पे, तो वो एक रिलायबिलिटी है ना, टाइम रिलायबिलिटी है, तो बाज़ लोग प्रेफर करते हैं, इस वजह से प्रेफर करते हैं। अगेन उसके डिसीजन में भी फैक्टर रेटिंग है, तो कस्टमर है उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैंने यहाँ तक लोगों को सुना है वो कहते हैं कि जी वो वाला अड्डा बस का मेरे घर के करीब पड़ता है इसलिए वो बेहतर है ना, ऐसा तो उतना डिस्टेंस मुझे वहां से ज्यादा पड़ जाता है, तो यहाँ तक भी लोग उसको देखते हैं। अब आपके सर्विस रिटेल प्रोफेशंस और गुड प्रोड्यूसिंग में कोर फर्क है कि वो रेवेन्यू फोकस होगा, ये आपका कॉस्ट फोकस होगा। गुड्स हमेशा कॉस्ट फोकस होते हैं, रेवेन्यू फोकस नहीं होते हैं, तो कॉस्टिंग को रिड्यूस करना होता है। यहाँ पे वॉल्यूम रेवेन्यूज आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें ड्राइंग एरिया, परचेजिंग पावर, कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, ये वाले फैक्टर्स आ जाते हैं। फिजिकल क्वालिटी आ जाती है, देन फिजिकल क्वालिटी में क्या क्या, पार्किंग एक्सेस है वहाँ पे। अब मैं बहुत सारी जगहों पे नहीं जाता जहाँ पे पार्किंग नहीं होती, मेरे लिए वो जगह वैसे ही एक्सेप्टेबल ही नहीं। आप गाड़ी पे गए, आपको पार्किंग ही नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, 2 घंटे आप पार्किंग ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, और अगर है तो वो एडिक्वेट नहीं है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है। आपने लेट से 2000 की चीज़ लेनी है और 20 लाख की आपकी गाड़ी चली गई पीछे, आप कंफर्टेबल नहीं होते ऐसी जगह पे। देन सिक्योरिटी, लाइटिंग, अपीयरेंस, इमेज, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। कॉस्ट डिटर्मिनेंट्स में आपका रेंट, मैनेजमेंट और ऑपरेशन पॉलिसीज आ जाती है। गुड्स में क्या होगा, गुड्स में आपका एक ही फोकस होता है, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट फोकस है आपका। तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं रॉ मटेरियल्स की, जिस मार्केट में आपने भिजवाना है वहाँ की, देन एनर्जी यूटिलिटी कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट। अब दोनों में नोटिस करें एक विजिबल डिफरेंस है।
स्ट्रेटजीज का डिफरेंस है, उसके फैक्टर्स और हैं, उसके फैक्टर्स और हैं। इंटेंजिबल और फ्यूचर कॉस्ट ये इंटायरली डिफरेंट है जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो सर्विसेज हैं। अब उसमें आप इसमें टेक्निक आपकी यूज होगी रिग्रेशन मॉडल्स टू डिटरमिन इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, देन फैक्टर रेटिंग मेथड, ट्रैफिक काउंट्स, डेमोग्राफी, परचेजिंग पावर्स, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जीआईएस। इधर आपकी कौन सी टेक्निक्स होंगी? ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ये एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन मेथड की। ये शायद आपने किया हो, ट्रांसपोर्टेशन मेथड किया हुआ। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन मेथड में आप सॉल्वर के जरिए यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ये इसमें एक्सेल में फर्दर एक टूल है सॉल्वर का, उसमें आप अपने कंस्ट्रेंट्स दे देते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, गोल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। एक लीनियर प्रोग्रामिंग है, एक नॉन लीनियर है, फिर गोल प्रोग्रामिंग है। उसमें आप इसी तरह से अपने फैक्टर्स दे देते हैं, आप अपनी डिजायर्ड लोकेशंस दे देते हैं, आप अपने डिजायर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वो बता देते हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, इन क्वांटिटीज में करेगा, और उसके बाद सिस्टम उसको आपको बताता है कि बेस्ट मिक्स क्या होगा, आपका कितनी गाड़ियां चलानी है, किस तरह से चलानी है। रेफरेंस क्या लेगा होता है, किस बुनियाद के ऊपर? रेफरेंस आपका डेटा होगा ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 लोकेशंस दे देता हूँ, ठीक है। अभी वेयर हाउस की बात कर लेते हैं, लाहौर, कराची, पिंडी और खानेवाल, ठीक है। इन 4 जगहों पे आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है सर्टेन क्वांटिटीज में। लाहौर में लट से कि 5000 टन है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे आपके पास 1000 है, और यहाँ पे 3000 टन है। अब आपके पास 5 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे आपने डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे ये मटेरियल भिजवाना है। कहीं पे रिक्वायरमेंट 2 की है, कहीं पे 3000 की बात कर रहा हूँ, 2 के, कहीं पे 3 के, यहाँ पे 1 के, और 1 2 3 2 के और 0.5 के। अब ये 4 लोकेशन से ये 5 लोकेशन तक का फासला सबका फर्क होगा। किस जगह से, किस ओरिजिनेटिंग स्टेशन से किस जगह को कितनी क्वांटिटी फीड करनी है, कैसे डिसाइड करेंगे? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आपने निकाल लिया। अब आपने, अगेन मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारों को आप बार बार कंपेयर करते रहेंगे, तो सॉल्वर आपको हेल्प आउट करता है कि आप उसमें लोकेशंस देते हैं और उसके साथ साथ डेस्टिनेशंस देते हैं, तो आपको सॉल्व करके बता देता है कि किस लोकेशन से कितनी अमाउंट में आप भिजवा। डिस्टेंसेस आप बता देते हैं उसको, आपने 3 चीजें उसको बतानी है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन विद आपकी कैपेसिटी या अवेलेबिलिटी, डेस्टिनेशन विद रिक्वायरमेंट और उसका डिस्टेंस, आगे उसका काम है। तो 500 लोकेशंस दे दें, 1000 दे दें, वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता देता है, और इसको आप बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ये प्रोग्रामिंग है बकायदा इसमें, ये आपका सॉल्वर के जरिए, एक्सेल में एक होता है फर्दर एक फंक्शन है सॉल्वर का, उसके जरिए आप इसको करते हैं। देन फैक्टर रेटिंग मेथड है, लोकेशन, कॉस्ट, वॉल्यूम एनालिसिस एंड क्रॉस ओवर चार्ट्स आ जाते हैं आपके। कुछ assumptions होती हैं इसमें। होटल चेन्स कैसे सिलेक्ट करते हैं साइट को अपनी, कोई क्वेश्चन है? सर वो ये जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, हाँ, सर ये जो हम उसमें लोकेशन डाल रहे हैं, वो हमें लोकेशन दे रहा है कि यहाँ से क्या देखना, तो वो सर वो कंपैरिजन पैरामीटर क्या है उसके अंदर, सॉल्वर के अंदर, कि किस बुनियाद पे वो लोकेशन देगा? वो आपको बेस्ट मिक्स देगा ना, कि आपके जो कंस्ट्रेंट्स आपने दिए हैं उसमें रहते हुए बेस्ट मिक्स। वेटेजेस के देगा जिस तरह हाँ, आप वेट कर रहे हैं, वो उसमें देखेगा कि बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है आपके पास। एक और आपको एक सिंपल एग्जांपल, जो मैंने पहली एग्जांपल सीखी थी इसमें जब मैंने सॉल्वर किया था, तो वो इतनी सिंपल एग्जांपल से किया था कि अगर आपने चेयर बनानी है तो उसके लिए लकड़ी के 10 यूनिट्स हैं आपके पास, और आपके पास अगर वो कील होते हैं, नेल्स,
उसके 20 यूनिट्स हैं और आपके पास टेबल बनाते हैं तो आपका टेबल जो है वो 3 यूनिट्स लेता है और इसके 2 यूनिट्स लेता है या 5 यूनिट्स लेता है, और चेयर बनाते हैं तो ये 5 यूनिट्स लेता है और ये 2 यूनिट्स लेता है, और इसमें आपको रेवेन्यू बच रहा है $2 या $2 और इसमें बच रहा है $5। तो क्या बेस्ट मिक्स होगा? इतनी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ 2 चीजें दी हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, आप कर सकते हो मैन्युअली डिसाइड कि क्या बेस्ट मिक्स होगा। ये इतनी कंजम्पशन इसकी है, इतनी कंजम्पशन इसकी है और टेबल 2 आइटम्स की, इन 2 आइटम्स की ये है, तो इसमें बचत और होगी। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, दोनों की डिफरेंट होगा ना, एक तो नहीं आपको होगा एक जितना रेवेन्यू। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? मैनुअली कर सकते हैं। अभी इसमें और फैक्टर्स आने हैं, कंस्ट्रेंट्स आने हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लीनियर प्रोग्रामिंग से डील होते हैं थ्रू सॉल्वर। उसका एक पूरा कोर्स है जो हमने सप्लाई चेन में पढ़ा था, डिसीजन मॉडल्स। हाँ, डिसीजन मॉडल्स इन सप्लाई चेन्स, इसका अलग से पूरा कोर्स होता है। उसमें आप ये सारी लीनियर प्रोग्रामिंग की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी करते हैं, उससे डील करते हैं। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 लेक्चर्स जो आप मेरे से अभी पूछ रहे हो, ठीक है। वो पूरा एक कोर्स है उसका अलग से, डिसीजन मॉडल्स का। एंड आई एम प्रपोजिंग कि इस तरह का अगर किसी को इंटरेस्ट हो, मैंने इशफाक साहब से भी बात की थी कि अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो भी आपको प्रोविजन होनी चाहिए कि उसको फिर बंदा कर सके। तो आपके पास होटल चेन्स कैसे सिलेक्ट करती हैं? दे लोकेट स्ट्रेटेजिकली इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और आपका ये एक होटल एग्जांपल है जिसने 35 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को वर्कआउट किया था और रिग्रेशन मॉडल के जरिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रिडिक्ट की थी। फाइनल मॉडल हैड ओनली 4 वेरिएबल्स। कौन सा? प्राइस, मीडियन इनकम लेवल्स, स्टेट पॉपुलेशन पर इन और लोकेशन ऑफ नियर बाय कॉलेजेस। इस पे उन्होंने लोकेट किया था। 51% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इज प्रिडिक्टेड बाय जस्ट दीज 4 वेरिएबल्स। इस पे रिलाई किया था उन्होंने। जीआईएस, इसमें आप जीआईएस सिस्टम्स के जरिए आपके पास एक ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बहुत सारी, उस पे आप डायरेक्टली उन चार्ट्स को देखते हुए आप वो सारा एनालिसिस कर लेते हैं। और इट इंक्लूड्स डिटेल सेंसस डाटा भी इसमें होगा, आपको मैप्स मिल जाते हैं, यूटिलिटीज मिल जाती हैं, ट्रैफिक फीचर्स मिल जाते हैं और लोकेशन ऑफ मेजर सर्विसेज मिल जाती हैं। ये जीआईएस सिस्टम्स में है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप पिछले मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं और जीआईएस डाटा पे भी कर सकते हैं। नाउ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी, ये आपकी डिफरेंट मोड्स होते हैं, एयर, वाटर, सरफेस और इंटरमॉडल। इन सारों का मिक्स भी किया जा सकता है। अब कौन सा मोड आपके लिए अप्रोप्रिएट है? देन इनलैंड, ओवरसीज, इसमें अगर बात करें तो पैकेज कैरियर्स आ जाते हैं, रोड, रेल और पाइपलाइन, 3 चीजें हैं। पाइपलाइन सुना है कभी? होती है, पाइपलाइन इन्वेंटरीज भी होती हैं। तो ये भी एक बड़ा मेजर रोल है। अभी ये यही बात हो रही थी कि अगर हम उमरकोट से, जैसे आपकी रेगुलर एक पेट्रोल की सप्लाई आती है, तो अगर कराची से उमरकोट तक अगर पाइपलाइन बिछा दी जाए तो क्या हमारी ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड हो सकती है उसके जरिए, और क्या बेनिफिट्स होंगे पेट्रोल की पाइपलाइन अगर बिछ जाती है। तो मेन फंक्शंस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के आपके प्लानिंग करते हैं आप, फ्रेट मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन है और एडमिनिस्ट्रेशन है। इनको टर्म्स, अनफॉर्चुनेटली 2 घंटे का आपका लेक्चर है तो इसलिए मैंने 3 घंटे के लिए से डिजाइन किया था, लेकिन यह कि इसमें आपको कोई चीज फर्दर डिस्कस करनी है तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट आगे फिर लेक्चर्स आने हैं, इसके अलावा आप कभी चक्कर लगे तो उसमें भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं वैसे भी। सो इसमें हाउ द रिस्क इज शिफ्टेड, ट्रांसफर ऑफ रिस्क की बात होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है, बायर्स की ऑब्लिगेशन क्या है और सेलर की ऑब्लिगेशन क्या है। तो एक्स वर्क्स, सबसे पहला ये है कि एक्स वर्क्स, सेलर प्रेमिसेस पे आपने ले लिया मटेरियल, आगे आप जाने, आपका काम जाना है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भले आप यूएस से लें, कहीं से लें, आप एक्स वर्क्स वहां से सेलर की प्रेमिसेस से ले लेते हैं, उससे आगे वो जिम्मेदार नहीं है, आप कैसे लेके जाएंगे।
ऑल इज ऑन यू। देन FCA फ्री कैरियर, इसमें आप एक एग्रीड अपॉन पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा जी हम आपकी फैक्ट्री से नहीं लेंगे, आप वहां तक हमें दे दें किसी सर्टेन एग्रीड अपॉन पॉइंट पे। FAS फ्री अलोंग साइड शिप, यहाँ पे आप वो अलोंग साइड शिप तक देगा आपको, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है और उससे ऑनवर्ड्स आपकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन FOB फ्री ऑन बोर्ड, अब यहाँ पे उसने लोडिंग पोर्ट तक लेके आना मटेरियल और उससे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ गई। हमारे जो इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट्स हैं वो यूजुअली FOB बेसिस पे आते हैं और उससे आगे हम इसलिए करते हैं FOB बेसिस पे कि हमारा करियर जो है वो, हमने करियर जो है वो लेना होता है PNSC, वो बाइंडिंग है कि पाकिस्तान नेवी शिपिंग कॉर्पोरेशन से ही करवाना है, तो इसलिए वो फिर पोर्ट से आगे ऑनवर्ड्स वो हैंडल करते हैं खुद। CFR कॉस्ट एंड फ्रेट, यहाँ पे पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक आपको देगा वो मटेरियल और उससे आगे आपकी जिम्मेदारी। देन CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसमें आपकी अगेन पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक आता है और इसमें इंश्योरेंस भी शामिल होती है। इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते हैं, इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते हैं? ना करवाने की वजह ये है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है। रेलवे क्यों नहीं कराती? नहीं, बात यह कि पहले तो यह है कि आपका कैरियर ही अपना पाकिस्तान नेवी शिपिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू आप मंगवा रहे हैं, प्राइवेट कैरियर नहीं। और दूसरा यह है कि आपकी जो कॉस्टली मटेरियल है वो रेल है या लोकोमोटिव होंगे, उसका वेट इतना ज्यादा होता है कि इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस इसलिए होती है कि जब टर्बुलेंस होती है तो कैप्टन के पास एक इख्तियार होता है कि वो शिप का जो कैप्टन है वो मटेरियल को फेंक सकता है समंदर, उसके अगेंस्ट आप फिर इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। अब वो मटेरियल रेल का हैवी इतना होता है कि टर्बुलेंस की सूरत में पहले तो वो ये है कि पहले उसने वेट को बैलेंस करने के लिए उसको रखा ऐसी लोकेशन पे होता है कि वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, उठाया नहीं जा सकेगा, और फिर टर्बुलेंस में उसको उठा के फेंकना, उससे बेहतर होता है कि वो आसपास की चीजें फेंक दे, तो इसलिए आप उसकी भी बचत कर लेते हैं। ये एक मेजर रीजन होता है इंश्योरेंस ना कराने का। अब इस पे वैसे बैंक एतराज करना शुरू हो गए हैं, हमें अब जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं उस पे बैंक्स की तरफ से एतराज आ रहा है कि आपको ये लाजमी करवानी है इंश्योरेंस, जबकि हमने क्या कि हमें नहीं जरूरत, हम नहीं करवाएंगे। देन कॉस्ट पेड टू CPT प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वहां तक देगा। आफ्टर दैट CIP कैरियर एंड इंश्योरेंस पेड टू, कैरियर और इंश्योरेंस की पेमेंट भी उसने करनी है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक देगा। DPU डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, रिस्क वहां पे शिफ्ट होता है। DAP डिलीवर्ड एट प्लेस, आप लोकेशन दे देते हैं। और DDP बेसिस डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, सारी जिम्मेदारी उसकी है, डिलीवर्ड ड्यूटी हर चीज वो दे देगा और आपके डोर स्टेप पे आके आपको चीज मिल जाएगी। ये आपके इनको टर्म्स हैं और फर्दर अगर आप एक्सप्लोर इनको करना चाहते हैं तो देख भी लीजिएगा। और हमारे जो शिपिंग के सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं सुकत हेडक्वार्टर्स में, तकरीबन 16 साल उन्होंने शिपिंग में काम किया है, क्लियरेंस का, कस्टम क्लियरेंस का ही। आपका जो विजिट होगा उसमें आप डिटेल से इस पे आपकी जो क्वेरीज होंगी फर्दर अगर कोई है मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और वो भी आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं तो टर्म्स पे स्पेसिफिकली कौन सी यूज करती है? रेलवे कौन सी यूज करती है? क्या चीज? इन टर्म बैंक में से FOB बता तो रहा हूँ, इंपोर्टेड के लिए हम मेजॉरिटी FOB यूज करते हैं ज्यादातर। उसका एक और भी रीजन है, अब हम DDP पे ले तो सकते हैं लेकिन उसमें हम इंश्योर करते हैं कि LC जब खुलती है तो पेमेंट क्योंकि उसको नहीं होती है आपके सप्लायर को डायरेक्टली, मैन्युफैक्चरर को, तो इसलिए वो इंश्योर हो जाता है कि पैसे जब मैन्युफैक्चरर को जा रहे हैं तो चांसेस यही है कि मटीरियल ठीक होगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन USA है, मैन्युफैक्चरर GE है, पैसे GE को मिले हैं, तो कितने को चांसेस हैं, और डॉक्यूमेंटेशन सारी GE की तरफ से आ रही है, तो कितने चांसेस हैं कि मटेरियल ठीक ना हो या GE के अलावा किसी का हो। तो उसको इंश्योर करने के लिए आप FOB बेसिस पे FedEx
आखिरी एग्जांपल आज की। दोबारा इसकी केस स्टडी मैंने देखी थी, इसको बेचारे को सी मिला था, बी नहीं मिला था। फ्रेड नाम था बंदे का और उसको सी मिला था 45 ईयर्स पहले। सुपर हब का कॉन्सेप्ट दिया, सुपर हब कॉन्सेप्ट दिया। $45 बिलियन कंपनी है फेडेक्स, 667 प्लेन्स हैं, 80,000 ट्रक्स हैं जिनको ऑन करता है। सुपर हब टेनेसी में है और सुपर हब जो है वो 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट पे है, 33 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। competitive advantage, sole competitive advantage was location. दूसरी सुपर हब इनकी जो नेक्स्ट बनाई पेरिस में, थर्ड वन Guangzhou चाइना, फोर्थ वन Miami US and the fifth one Toronto. Competitive advantage, location. किस बेस पे डिसाइड किया? इवन डेली रूटीन पैकेजेस के लिए भी उन्होंने सुपर हब कॉन्सेप्ट किया। डेली बेसिस पे तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा पैकेजेस एक जगह पे डील होते हैं। 5 या 50 का फिगर एग्जैक्टली मुझे याद, 5 और 50 मिलियन पैकेजेस। तो किस बेस पे ये डिसाइड किया कि टेनेसी में बने? बनानी है बना लेते हैं, टेनेसी में बना लेते हैं, व्हाई नॉट न्यूयॉर्क, शिकागो? Tennessee is exact in the center of America, one of the factors. Other one, सस्ते का इशू नहीं था, एक और मेजर रीजन था। एक तो सेंटर था, सबसे बड़ी बात थी सेंटर था। अब क्योंकि उसका विजन ये था कि मैंने इसको सुपर हब बनाना है जहाँ पे प्लेन्स का भी सेटअप सारा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? की प्लांट से भी ज्यादा जरूरी एक चीज होती है आपका वेदर, वेदर स्टेबिलिटी क्या है। तो वो तकरीबन अमेरिका में स्टेबल वेदर के साथ आइडियल, एक तो सेंटर था, दूसरा वेदर कंडीशंस ऐसी थी कि तकरीबन थ्रू आउट द ईयर वर्किंग रहता है, प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर रहता है। अब सुपर हब वाहिद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका सुपर हब कॉन्सेप्ट एंड लोकेशन स्ट्रेटजी, और फ्रॉम 0 to $45 बिलियन कंपनी with 667 planes only, 80,000 trucks. So it enables services to more locations with fewer aircrafts. Consolidate करेंगे और का फायदा क्या है कि कंसोलिडेशन हो सकती है उनके पास, और कम एयरक्राफ्ट से टोटल 226 कंट्रीज से जाते हैं वो, 300 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ऑपरेट करते हैं। Enables matching of aircraft flights with package loads. वहाँ से कंसोलिडेट होता है डिफरेंट व्हीकल्स के जरिए और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हब टू हब जाता है। Then it reduces mishandling and delays in transit because there is total control of packages from pickup to delivery. एक ही जगह पे या कंसोलिडेट, तो आपके पास जो स्किल्ड लेबर है वो आपको डिफरेंट जगहों पे मैनेज नहीं करनी पड़ी, एक ही जगह पे आप मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज, वो भी सुपर हब है। वो सारा वहां पे कर। केस 2 पाकिस्तान रेलवेज हमने पहले डिस्कस कर लिया था। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आपकी वेयर हाउसेस की, सीएफआई के साथ स्टोर है, तमाम वर्कशॉप्स के साथ स्टोर है, ओवरऑल मेजर चंक जनरल स्टोर में आएगा, के साथ है लेकिन अलहदा से है। लोको फैक्ट्री के साथ एक स्टोर है आपका रिसालपुर में भी है,
और उसके अलावा पैटी स्टोर्स आपके। अब वेयर हाउसिंग पे भी एक स्टडी हो सकती है इफ एनीवन इंटरेस्टेड। तो ये हो सकती है कि आपके पास लैंड है और वेयर हाउस आपके पास ऑलरेडी हैं। अगर आप इनको इम्प्रूव करते हैं और कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं कि अपना भी आप मटेरियल रखेंगे और इसके साथ साथ आप एक कमर्शियली जो रेट्स हैं आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। इन वेयर हाउसेज में आप वर्टिकल इनको डिज़ाइन करके विद मॉडर्न मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आप स्टोर्स का अपना जो बजट है उसको भी ये कवर करेंगे और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन भी होगी और आपकी बिल्डिंग्स भी मेंटेन होगी। दैट कैन बी अ स्टडी। कौन फैसिलिटी अवेल करेगा? आपने कोल्ड स्टोरेज देखी है? मेट्रो को इन एडवांस बशीर दारुल माई मछली वाला इन एडवांस 2 को पता नहीं कितने करोड़ रुपया देता है। उसकी फिश बर्मा से आती है, कोल्ड स्टोरेज मेट्रो वाले मेंटेन करते हैं और उसको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर देते हैं। मेट्रो के पास कितनी जगह है? टोकन न्याज़बेग पे उन्होंने शुरू किया था। आपके पास शहर के सेंटर में जहाँ पे जनरल स्टोर है उसकी बैक साइड पे सब्जी मंडी है। आप शहर के सेंटर में लोकेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोल्ड स्टोरेज, उसके अलावा कोई भी स्टोरेज वहाँ पे होगी तो शहर के सेंटर में आप एक स्टोरेज यूनिट बना लेते हैं। वेयर हाउसिंग में आपने अर्न करना है ना, पर स्क्वायर फुट आपने चार्ज करना है। सिक्योरिटी है उसमें आप एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ कैमराज हैं, उसके बाद डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। ये तो आप डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप उसकी स्टडी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। दैट कैन बी अ कमर्शियल वायबल ऑप्शन। मतलब इस तरह की अगर किसी से बात डिस्कस की ना तो कहते हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इट। मतलब जितनी भी फैक्ट्री या वर्कशॉप्स वगैरह है ना, तो जैसे आपको कहें कि आपके पास की फैसिलिटीज बनी नहीं है और आपके उसके बाद प्रोजेक्ट भी नहीं है और वो फ्री पड़ी हुई है, आप उनसे क्यों नहीं ऐसा करते कि आप बाहर से कोई ऐसा रनिंग प्रोडक्ट है वो वहाँ से आप दूसरी बात कर रहे हो, वो बात नहीं हो सकती। आप जो बात कर रहे हो कि मेरी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उस पर मटीरियल कभी आना है कभी नहीं आना, उसको मैं किसी को नहीं दे सकता। लेकिन वहाँ पे एक सेपरेट फैसिलिटी बना के जो मेरी कोर एक्सपर्टीज है दैट इज वेयर हाउसिंग, वो तो यूटिलाइज कर सकता हूँ ना। सर लेकिन कहते हैं कि आपका मेजर फोकस ट्रेन ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेशन काम है, तो उसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ। मेरा कोर फोकस क्या है? देखो, अगर उसको इम्पैक्ट किए बगैर वो तो मैंने करना है काम के साथ साथ, अगर सेपरेटली एक इंडिपेंडेंटली आप अपना बोझ उठा सकते हैं, खुद आप सिर्फ बोझ उठा सकते हैं, एक असेट डेवलप कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है कि है। जी मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी स्टडी पे जरूरी नहीं है इम्प्लीमेंट हो। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया है कि ये बंदे को सी ग्रेड मिला था और ये भी हो सकता है कि वो ये इम्प्लीमेंट ही ना करता आइडिया, जैसा आर्ट ऑफ कहता नहीं हो सकता। तो ये इवॉल्व करती हैं चीजें थ्योरी से प्रैक्टिकल में, कोई आती है कोई नहीं मटीरियलाइज होता है, बहुत से आइडियाज नहीं मटीरियलाइज होते हैं, लेकिन उसको आप बनाओ से एज अ स्टडी तो कंडक्ट कर सकते हैं, उसकी वायबिलिटी तो देखी जा सकती है, उसके बेनिफिट्स तो देखे जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उसकी असेस की जा सकती हैं कि अगर होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो हो सकती है ना। सो strategic location of MOR headquarters, warehouses, workshops, factories, available alternates क्या हैं, और decision in teams for location assessment। ये एक्टिविटी थी, मेरा प्रोग्राम था कि इसके बाद आपको ये डिसीजन मेकिंग थोड़ी चाहिए, लेकिन अब टाइम नहीं है तो खुद इस एक्टिविटी को कीजिएगा, ग्रुप्स में कर लें, टीम्स में कर लें। लोकेशन असेसमेंट जो हमने टूल्स टेक्निक्स सीखी के साथ वेयर हाउसेस की, ऑफिसेस की या डिफरेंट चीज़ों की लोकेशन आप प्लान तो ये था कि क्लास नहीं करें, लेकिन वो 3 आवर्स क्लास के प्लान के मुताबिक था, इसको हमने स्क्वीज किया तो इसलिए पढ़ लिया सारा कुछ। एक्टिविटी आपको क्लास में करवाइएगा आप के बाद
टेबल टेनिस की टेबल की लोकेशन पे भी फैसला हो सकता है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर मेथड हमने अप्लाई किया। अब मैंने जो लोकेशन छोड़ी है आपका, जो मुझे घर लॉट हुआ था वो लोकेशन की वजह से छोड़ा है। रेलवेज की तरफ से जो घर लॉट हुआ था वो मैंने लोकेशन की वजह से छोड़ा है। मेरे बच्चों के स्कूल दूर थे, ओवरऑल मुझे दूर पड़ रहा था। मेरी बाकी जो सारी फैमिली है वो जहाँ पे लोकेट कर रही है वहां से दूर पड़ रहा था ओवरऑल। सिर्फ मेरा ऑफिस करीब था। एज अ रिजल्ट लोकेशन की बेस पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि नहीं जाना, नहीं रिलोकेट करना। जी अटेंडेंस लेने अनम आजम दुरानी। मोहम्मद शहरियार नवीद, मुशर्रफ मुजीब, अजहान खान, इकरा लतीफ, मोहम्मद राफे इकबाल, और हफीज, आनिया रहीम, चेतन दास, राजा मोहम्मद यूसुफ, सैला पॉप, लाल नबी, अब्दुल्ला कुरैशी, यासिर हुसैन, सादिक हारून, अबू बकर शौकत, मोहम्मद रिजवान अदील, उमैर अली मेमन, जुल्फकार अली, अहमद आसिफ अली, अमजद अली, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सलमान, अहमद नूर, पाक कैसर खान अली भाई, मुनीर अहमद, जी कैसा रहा कोर्स, ये वाले 4 लेक्चर्स और सप्लाई चेन ओवरऑल। बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना, हैवी आपको पता लगे। आप कहते हो ये क्या करते हैं, असल तो काम सारा हमारा ही है। ये भी तो आपको बताना था ना हमने कि बहुत सा काम इधर भी है। अच्छा नहीं, ये भी ठीक है, पता होगा तो फिर करेंगे। मुझे पता मैं करता हूँ, जिनको नहीं पता वो नहीं करते। ठीक है अच्छी तरह सिखाइएगा सर, बहुत ज्यादा मटेरियल था और हमारे लिए नहीं छोटा इम्पोर्टेंट में ये नहीं पढ़ाया था ना, वो डिफरेंट सप्लाई चेन की जो पूरी डिग्री है। पूरी डिग्री तो मैंने आपको बताया कि अभी जो मैंने आपको सिर्फ वो मेथड बताया था ना, ये हमारे लिए यही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड आपको बताया था ना, उसमें मैंने बताया था कि वो पूरा का पूरा है। ये आपको इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पल्ले की नहीं पड़ी। आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टाइम। आपको सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया सारी चीजों का, ठीक है। अब जो आपका प्रोग्रेसिव कर ले, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। सिर्फ आपको एक फ्लेवर देना है कि क्या इसके सप्लाई चेन के अंडर चीजें क्या क्या आती हैं और उसको आपने कैसे, इसमें से आप कुछ भी, ये ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू है अभी इसमें, ओवरऑल इससे ज्यादा नहीं है, इसमें ओवरव्यू है। अदरवाइज आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का अलग कोर्स होता है, डिसीजन मॉडल्स का अलग कोर्स होता है, और उसके अलावा तकरीबन 4-5 कोर्सेज हैं सेपरेट इसके। बहुत ज्यादा कुछ सर इंटरेस्ट लेवल उस तरह से नहीं था, तो चीजें एकदम से जो है ना वो ज्यादा लगी हैं। क्या नहीं होता इसमें मसला। ये स्टोर वाले, आपने स्टोर कोड पढ़ा पूरा? नहीं पढ़ा होगा ना आपने, स्टोर कोड नहीं पढ़ा पहली चीज।
स्टोर कोड पढ़ें तो वो इससे ज़्यादा एलेबोरेटेड है, बड़ा वो वेल डिफाइंड है, उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स वगैरह नहीं है, इस तरह के टूल्स टेक्निक्स नहीं हो। सेकेंडली ये है कि तकरीबन उसमें भी इससे मिलती जुलती चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो इशू ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको सब कुछ याद भी रहे। हमारे टीचर थे, उन्होंने पेपर बनाया तो 70 में से जो टॉप हुआ ना वो 35 नंबर वाले का टॉप, और उसके बाद 20 और उसके बाद 15 नंबर। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका होना था रिलेटिव ग्रेडिंग यूनिवर्सिटी। जो टॉपर था वो उनके पास गया, कहता सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने नंबरों से। कहता क्यों बेटा, 35 नंबर हैं थोड़े? कहता नहीं सर मेरे तो इससे कम कभी आए ही नहीं। कहता बेटा ये मेरा पेपर था, अगर मैं खुद भी करता तो मेरे 50 से ज़्यादा ना थे। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आपको इसमें ये भी मैंने बताना था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टॉप एवरी एग्जाम, और स्टिल अगर आपने 35 लिए हैं तो दैट शोज के आपका क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न आपके ज़हन में है, आप चीज़ों का एनालिसिस उनका कर सकते हो और उन्हें डिफाइन कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग होगी। यहाँ पे जरूरी है सर 30 से ज्यादा कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपको कम से कम एक ओवरव्यू चीज़ों का आपको आइडिया हो। लाजमी नहीं है कि उसमें आपने बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, लाजमी स्कोर करना स्कोर हो जाता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आपको मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा नहीं था। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ पता भी होंगे, जैसे डिमांड फोरकास्टिंग है इस तरह से। बाकी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो हम उसको रिविजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको मैं साथ साथ भी पूछता रहा हूँ, अभी भी आप देख के जब मर्जी, मेरा नंबर भी है आप लोगों के पास। उसके अलावा अपने हेडक्वार्टर्स कभी आए विजिट करें, नो प्रॉब्लम विद दैट। आप कॉल पे ऑन कॉल मुझे कर सकते हैं। लिंक्डइन का मेरा बल्कि लिंक भी होगा, उस पर कोई क्वेरी है मुझे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्या। और इसके अलावा जो मेरे पास था आपका शेड्यूल, अभी हमारे जो आपका है ना एक लेक्चर होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, देन प्रोग्रेसिव सप्लाई चेन मॉडल्स पे है। इसमें आपको पढ़ाएंगे लीन, एजाइल, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। और उसके बाद आपका आएगा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स एंड लेआउट मैनेजमेंट, कैपेसिटी एंड लेआउट्स को कैसे डिसाइड करते हैं। और एक आपका विजिट है, तकरीबन वो फुल डे विजिट है 6 आवर्स, यानी कि 2 सेशन उसके आप जनरल स्टोर और हेडक्वार्टर्स वो सारा उसमें ओवरऑल आप प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो इंडस्ट्रियल विजिट वो कह रहे थे कि है लाजमी है, पार्ट ऑफ द कोर्स। वही ओवरऑल वो कह रहे थे कि ये लाजमी है इसमें। तो इसके अलावा अगर आपका कोई, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो 3 दिन मैं इधर ही था, मेरे से काफ़ी लोगों ने गपशप किया इधर उधर की, उस दौरान आप ये भी पूछ सकते थे, कोई इशू नहीं था। इवनिंग में अब नेक्स्ट भी जब मैं आऊँगा तो आई एम अवेलेबल इन द इवनिंग एज वेल। जिस वक्त आप लोगों को कुछ कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं मुझे, वैसे इन पर्सन अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। आज तो मेरी वापसी होगी, उसके अलावा नेक्स्ट विजिट पे आऊँगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी। और ये बड़े बेसलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, हम तो खुद अभी सीखने की स्टेज में है। सप्लाई चेन इज वेरी एलैबोरेटेड फील्ड, इससे बहुत आगे दुनिया जाती है। क्या हुआ? ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड इतना इस्तेमाल क्यों नहीं होता इस्तेमाल? इस्तेमाल तो होता है, आप ना करें तो एक अलग बात है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स बनते थे, मिसमैच रिपोर्ट्स जनरेट होती थी। अब ये टूल्स हैं, अगर आप वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल में कैटेगराइज नहीं कर रहे
और आपको बजट मिलता है 1/3 पे आप डायरेक्टली, आपके पास पहले डिसीजन हुआ कि मैंने वाइटल सिर्फ खरीद, आपको बार बार फायर फाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आप नहीं करेंगे ये सारा कुछ तो उतना ही आप लोग तंग रहेंगे। ये चीजें वैसे ये स्टेबल सिस्टम के लिए या सिस्टम को स्टेबल करने के लिए? दोनों चीजें हैं। देखें, डिसरप्टिव में आपको बल्कि फर्दर टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, एक मिक्सचर टेक्निक्स का यूज करना पड़ जाता है, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स को साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ता है डिसरप्टिव सिस्टम। इसलिए ये चीजें आती होंगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना, जब आती नहीं होंगी तो अप्लाई कैसे करें। अनफॉर्चुनेटली हमें भी किसी ने नहीं सिखाई थी, लेकिन मैंने खुद सीखी, मैंने एमएस किया सप्लाई चेन में, तो इसलिए मुझे पता है। उसके बाद मैं इसको टीच करता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लेक्चर सेमिनार्स में जाता हूँ, इसलिए मुझे इस फील्ड का आइडिया, जिसको नहीं होगा वो नहीं कर सकता। तो आपको पता होगा तो आप अप्लाई करेंगे ना कॉन्सेप्ट, जिनको पता ही नहीं वो कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जांपल देंगे ना जो आपने अप्लाई किया, एग्जांपल ले लें। मतलब कि रेलवे में ये कर सकते हैं, बंदा करता है। देखें, अप्लाई इस तरह से होता है कि आप जब आप एक क्रिएट करते हैं ना, वाइब क्रिएट कर देते हैं, मैं अब जहाँ पे बैठता हूँ ये बातें करता हूँ, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आप